सो हे हाय चैटर्स, होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। तो हमने स्टार्ट करा हुआ है अपना चैप्टर इन्वेंट्री, ठीक है ना। मटेरियल कॉस्टिंग, राइट। कॉस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मटेरियल कॉस्टिंग, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर। हम मेजर पोर्शन को कर चुके हैं कवर, 5 से लेकर 10 नंबर के अपने मार्क्स हम कर चुके हैं पक्के। जब हमने बात करी कैसे कैलकुलेट करना है हमने कॉस्ट पर यूनिट। जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आपको चाहिए होती हैं दो चीजें। कौन सी दो चीजें जल्दी से बताएंगे? टोटल एक कॉस्ट, आपको इफेक्टिव क्वांटिटी। बहुत ही बढ़िया। You need a total cost and you need a effective quantity. When you Effective divide quantity. बहुत अच्छे। When you divide the total cost by effective Cost quantity, by the figure effective that quantity. you achieve is what we call as the कॉस्ट cost per पर unit. यूनिट। बहुत ही बढ़िया। देन आप लोगों के लिए थे कुछ एक क्वेश्चंस जो आप लोगों ने होपफुली करे सॉल्व, ठीक है ना। सचिन जी का ये क्वेश्चन बिल्कुल सही, इसका सोल्यूशन आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। एक बार उसको भी आप दोबारा से रेफर कर लीजिए, ठीक है ना। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस भी किए थे और आपको क्वेश्चन शेयर हो जाएंगे इन द असाइनमेंट, ठीक है ना। तो जस्ट थोड़े से रेडी हो जाओ। बाकी आईसीआई का मॉड्यूल हम साथ के साथ कवर करते हैं। बैक क्वेश्चंस आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको भी उठाएंगे, पूरी मेहनत करेंगे अपने एंड से, राइट। अब हम चलते हैं आगे, बात करते हैं रिगार्डिंग इन्वेंट्री कंट्रोल। इसकी बात हमने शुरुआत कर दी थी, इसकी बात की शुरुआत हमने करी थी संडे की क्लास में, जिस कारण मुझे बहुत बैकलैश मिला था। सॉरी फॉर दैट, मेरी गलती थी। अब वो गलती शायद दोबारा रिपीट ना हो। तो करते हैं आगे, इसके लिए क्विक रिवीजन करते हैं, राइट। तो इन्वेंट्री कंट्रोल लाला जी वाला दिमाग रखना है। चलते हैं इसके अंदर करते हैं बातचीत। इन्वेंट्री कंट्रोल का तात्पर्य क्या होता है? सो बेसिकली सबसे पहली बात तो इन्वेंट्री कंट्रोल इट इज अ फंक्शन। अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है कि एमसीक्यूज कैसे आएंगे इन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एमसीक्यूज कैसे आएंगे कुछ भी अभी क्लियर है नहीं। तो आपके साथ क्या पूछा जा सकता है? डैश इज अ फंक्शन ऑफ इंश्योरिंग गुड्स sufficient goods are retained in the stock to meet all the requirements without carrying unnecessarily large quantities of stocks. तो इसके अंदर आपका क्या आंसर होगा? इन्वेंट्री कंट्रोल। तो जहां जहां पर ये डेफिनेशंस होती है ना, अब वो हो गई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेशन के अंदर सबसे पहला वर्ड हमारे को सुनने को मिला दैट इन्वेंट्री कंट्रोल इट इज अ फंक्शन, राइट। Function. बहुत ही बढ़िया। तो इन्वेंट्री कंट्रोल इज व्हाट? इट इज अ फंक्शन। Function. फंक्शन दैट ensures that the sufficient goods are retained in stock. स्टॉक मतलब द पाइल ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है ना, जो हमारे रॉ मटेरियल का भंडार है। ओके, तो इन्होंने क्या कहा दैट द सफिशिएंट गुड्स, सफिशिएंट मतलब बेस्ट क्वांटिटी ऑफ stock, a best quantity of raw material is maintained or retained in the stock to meet all the requirements without carrying unnecessarily large quantities. बेसिकली यहाँ पर दो बातें, मीट ऑल रिक्वायरमेंट्स मतलब अंडर स्टॉकिंग ना हो। अंडर स्टॉकिंग बोले तो स्टॉक आउट्स की सिचुएशन ना देखने को मिले। मार्क कर लिए, अंडर स्टॉकिंग या स्टॉक आउट्स की सिचुएशन ना देखने को मिले, वो कैसे सिचुएशन पॉसिबल होगी? व्हेन वी मीट ऑल आर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। एंड देन दूसरी बात आती है विदाउट कैरिंग अननेसेसरली लार्ज क्वांटिटीज। बेसिकली अपने हमने वर्किंग कैपिटल के अंदर ज्यादा पैसे को क्या ये नहीं क्या किया? लिखा है? अंडर स्टॉकिंग। मैं लिख देता हूँ हिमांशी जी, अंडर स्टॉकिंग, या और भी टेक्निकल वर्ड स्टॉक आउट, ठीक है ना। हमारा रॉ मटेरियल खत्म हो गया, रॉ मटेरियल खत्म हो गया, डब्ल्यूआईपी नहीं बनेगा, डब्ल्यूआईपी नहीं बनेगा, फिनिश गुड्स नहीं बनेंगे, फिनिश गुड्स नहीं बनेंगे, तो जो हमारी डिमांड थी हमारी गुड की वो मीट नहीं हो पाई, ठीक है ना। दिस लीड टू लॉस ऑफ कस्टमर्स एंड अ लॉट ऑफ स्टफ, जो कि हम बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के अंदर, राइट। तो ये बेसिक सी बात, राइट। कंफर्मेशन दे देंगे सारी? हाँ जी। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी सर। धनगम जी, देन हम करते हैं बातचीत रिगार्डिंग द लीड टाइम। एक हमने न्यू टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी इन लिस्ट ऑफ टर्मिनोलॉजीज, द न्यू टर्म वाज लीड टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय लीड टाइम? रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड कहते हैं इसे, और ये पीरियड वो होता है बेसिकली जो हमारा मतलब रीऑर्डर जब हम लेवल और ऑर्डर जो हमारे करते हैं और एक्चुअल रिसीप्ट्स के बीच का टाइम। क्या बात, आरजू जी प्लेड वेल, बहुत ही अच्छे। तो क्या होता है रीऑर्डर पीरियड या फिर लीड टाइम? लीड टाइम और रीऑर्डर पीरियड इज व्हाट? इट इज द टाइम पीरियड इन बिटवीन ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर एंड एक्चुअली रिसीविंग द ऑर्डर। ये जो टाइम होता है बीच में, इसे हम क्या कहते हैं? रीऑर्डर पीरियड कहते हैं। देन हमने पढ़ा था लीड टाइम आल्सो नोन एज द रीऑर्डर पीरियड।
क्या हो सकता है? इट कैन बी कैटेगराइज्ड एज ईदर द मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम. सिमिलरली कंजम्पशन कैन ईदर बी क्लासिफाइड एज मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम. राइट. ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग कल हमने ली थी और हमने स्टार्ट करा था अबाउट द फर्स्ट फॉर्मूला इन द इन्वेंटरी लेवल्स, दैट इज द ROL. ROL. What is the full form of ROL? रीऑर्डर Reorder Reorder level. level. बहुत बढ़िया. रीऑर्डर लेवल के अंदर हम क्या करते थे? याद है ये छोटू का एग्जांपल, छोटू और लाला जी. लाला जी ने छोटू को क्या कहा था कि जैसे ही फैक्ट्री में काम क्या हुआ, स्टॉप, मैं कह दूंगा क्या, बाय बाय छोटू. ठीक है. लाला जी करते थे पैसे को प्यार, छोटू करता था लाला जी से प्यार. ठीक है ना. छोटू लाला जी को छोड़ना नहीं चाहता था, तो इस करके छोटू क्या हो गया, थोड़ा सा छोटू हो गया पेसिमिस्ट. थोड़े से छोटू जी क्या हो गए, कंजर्वेटिव हो गए. नेगेटिव. Negative. वो थोड़े से नेगेटिव हो गए, वो थोड़े से कंजर्वेटिव हो गए, वो थोड़ा सोच समझ के चलना शुरू हो गए. ठीक है ना. तो उन्होंने क्या कहा कि अगर मान लो जो हमारी कंजम्पशन है वो भी मैक्सिमम लेवल पे हो जाए, हमारी फैक्ट्री जो है वो 100% लेवल के ऊपर आके ऑपरेट करना शुरू कर दे, हमारी कंजम्पशन क्या हो जाए, हमारी कंजम्पशन हो जाए मैक्सिमम, और जो सप्लायर है वो भी मैक्सिमम पीरियड लेना शुरू कर दे. द लीड टाइम दैट इज टेकन बाय द सप्लायर फॉर सप्लाइंग द कमोडिटी दैट हैव बीन ऑर्डर्ड बाय छोटू, दैट हैव बीन ऑर्डर्ड बाय छोटू, उसके अंदर जो हमारा सप्लायर है वो क्या करना स्टार्ट कर दे, वो मैक्सिमम टाइम लेना शुरू कर दे. तो कंजम्पशन और पीरियड को जब आपस में करा मल्टीप्लाई, हमारे पास एक लेवल आया. दैट लेवल वाज व्हाट? दैट लेवल वाज द रीऑर्डर लेवल. ROL. बहुत ही बढ़िया. साथ के साथ अपने मॉड्यूल को खोल के रखेंगे, जो भी मार्किंग हो रही है वो साथ के साथ करें. ठीक है ना. इस टाइम पे माई बाप हमारा सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल है, मॉड्यूल के आगे नहीं, मॉड्यूल के पीछे नहीं. ठीक है ना. हाँ ना करते रहा करो, इतनी भी सुस्ती ना हाँ जी. दिखाओ. हाँ जी सर. तुषार जी जुबासी काउंट रीच्ड 5. 5 हो चुकी हैं इन 5 गिन मिनट्स. रहे हो क्या आप? एग्जैक्टली तुषार जी, 1 पर मिनट के हिसाब से आपकी बासी आ रही है, 5 मिनट के अंदर आपकी 5 बासियां होगी. सर जी इस लेक्चर के बाद ना लास्ट के हम्म. जो 10-15 मिनट होते हैं उसमें जस्ट हम्म. सॉल्यूशन आप मेरे को सॉल्व करके बता देना. डन डन तुषार जी, कोई टेंशन ही नहीं. ओके सर. तो अभी जैसे हमने बात करी, चलो एक बाद में बात करेंगे, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं. इंटरेस्टिंग बात है, थोड़ा सा पढ़ाई के साथ रिलेट करेंगे. राइट. देन आई बात हमारे पास रिगार्डिंग द रोल का सेकंड फॉर्मूला. ये था हमारा रोल की फर्स्ट अप्रोच. दिस वाज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर रोल, ROL, द रीऑर्डर लेवल. पहले आपने ये लीड टाइम क्यों लिखा हुआ है इसमें? ये जस्ट मैंने उसके लिए रीऑर्डर पीरियड, मतलब बेसिकली ये जो हमारा है, दिस पीरियड इज द लीड टाइम. ओके. ये बीच में से लाइन हटेगी. आपने कल उसके बाद कुछ और तो नहीं बताया था ना? नहीं, कल मैंने क्लास ही एंड कर दी थी, ठीक है. वो सुस्ती नेक्स्ट लेवल पे हो गई थी. तो congratulations, क्या बात. मेरे को भी मैंने नींद आ रही थी. उसी टाइम अपना लैपटॉप सब अपनी दूसरी रूममेट के बेड पे फेंका और मैं सो गई हूँ. नहीं यार, थोड़ा सा हो जाता है कई बार ना, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है. आई कोई कैन तो पैर अंडरस्टैंड. कोई नहीं. ऊपर से टेस्ट भी आपके चल रहे हैं. अभी शायद एक हफ्ते का गैप है तो थोड़ी सी शांति है. वो शांति नहीं है, वो तूफान के पहले की शांति है. एग्जैक्टली. टेस्ट फिर आज एक साल बहुत बाद. टाइम बाद ऐसा गया, मैं सेल्फ स्टडी नहीं करी, बस पूरा दिन क्लास लगाई है, तभी थोड़ा सा ज्यादा हूँ आज मैं. नहीं यार, होता है यार, बट थोड़ा सा लाइफ को ना पॉज भी देंगे. संडे को ट्राई करेंगे क्लासेस ना हो, मेरे को पता है आप बहुत. एनिमल देखने चलते हैं संडे को. मेरा खुद का एनिमल निकला तो हुआ है. क्यों? क्या? तो एनिमल देखने की जगह अपने अंदर का एनिमल जगाओ, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो. 6 महीने वो की बात है. मूवी में ना मेरे को इंक्लूड नहीं करा जा रहा, इसलिए कोई भी नहीं जाएगा. क्या बात. आप बहुत नहीं ही जा अच्छे. रहे, आपको इंक्लूड नहीं करा जा रहा. भाई ने मुझे ले जाने से मना कर दिया. भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं यार, थोड़ा सा खतरनाक है, तो नहीं छोड़ो. खतर, अरे हाँ, बात भी ठीक है. उनका कहना है खतरनाक. कि फैमिली के साथ नहीं जाना उन्हें. ओ, नहीं अगम आपको रिस्पेक्ट भी तो दे रहा है साथ साथ वो. तो नहीं अगम जी का कहना है ऐसा. मैंने अगम जी से पूछा था, रिव्यू मांगे थे मूवी के. कुड़ियां तो नहीं वैसे वैसे बॉयकॉट सर, कर रही है रिव्यू सर. तो मैं, अरे बॉयकॉट वाले तो अलग सीन है, ट्विटर पे लोग पागल है. मैं जस्ट कह रहा था वैसे हाँ है, 18+ मूवी है, बट अगर हम्म. अगर कोई सामने से खुद कह रहा है कि मुझे चलना है तो क्या दिक्कत है. बाकी अच्छा नहीं फिर लगता. हाँ ये भी वो ठीक. हमने ना बर्थडे पे प्लान बना रहे थे, मेरे को साफ ये कह दिया गया.
क्या बात तो मैंने भी कह दिया, मेरे बिना भी नहीं जाना। है, डन डन, क्या बात। तो बात करें अगर हम रोल की, ठीक है ना, तो एक अप्रोच थी जहां पर जो हमारे छोटू थे वो हो गए थे कंजर्वेटिव, वो हो गए थे पेसिमिस्ट। दूसरी अप्रोच ये थी कि जो छोटू थे उन्होंने क्या, पेसिमिस्ट होकर उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने एक मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन करना शुरू कर दिया। अगर आप अपने मॉड्यूल को करो रेफर, मॉड्यूल के अंदर अगर आप आगे जाओगे तो आपको बहुत सारे लेवल्स दिखेंगे, बहुत सारे स्टॉक लेवल्स दिखेंगे, इनके आपको फॉर्मूलाज दिखेंगे। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ 2.27, मॉड्यूल के ऊपर आएंगे। मेरे को पता है मॉड्यूल बाद में कोई भी नहीं पढ़ता, मैं भी नहीं एग्जैक्टली। पढ़ता, तो आप भी नहीं पढ़ोगे, इतना मेरे को आपके ऊपर भरोसा है। क्या बात है। तो मॉड्यूल को जब आप करोगे रेफर तो आपको यहाँ पर अलग अलग स्टॉक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। वन इज द मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो एटलीस्ट इतना तो हर टाइम हमारे पास होना ही चाहिए, इतना तो हर टाइम हमारे पास होना ही चाहिए। अगर इतना भी लेवल हमारे पास ना हुआ तो क्या होगा, छोटू तो गयो, छोटू को टाटा बाय बाय कर देंगे लाला जी, क्योंकि प्रोडक्शन हो जाएगी स्टॉप, फैक्ट्री हो जाएगी स्टॉप, लाला जी और छोटू की प्रेम कहानी यहीं पे समाप्ति के ऊपर आ जाएगी। और अगर लाला जी और छोटू की प्रेम कहानी समाप्ति पर आ गई तो कॉस्ट अकाउंटिंग बंद हो जाएगी एक बार। वो हम चाहते नहीं, छोटू क्योंकि जी आपको पेपर अनएम्प्लॉयड हो पास करना। जाएंगे। एग्जैक्टली exactly, बहुत ही बढ़िया। तो ये होता है हमारे पास क्या, मिनिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, एक ऐसा लेवल जो क्या होता है, जिसको क्या माना जाता है दैट इसके अगर हम बियॉन्ड जाएंगे ना तो हमारा खर्चा नजायज होना शुरू हो जाएगा। खर्चा, मटेरियल को मेरे को बताओ, मटेरियल को लेके किसी भी कंपनी का, किसी भी फैक्ट्री का, राधर ज्यादा मोटा हो गया है, मटेरियल को लेके मेरे को बताओ किसी भी फैक्ट्री का क्या क्या खर्चा हो सकता है। भाई बार ग्राफ क्या है? हाँ ये मैंने फ्रेट दिखाया। वगैरह लग जाएगी उस पे सर। ये मैं बताओगे? मेरे को नहीं पता इसके बारे में। हाँ जी हाँ जी, ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये मैंने बनाया है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक सेकंड। पहले मेरे को बताएंगे मिनिमम, मतलब कि जब हम बात करते हैं एक्सेसिव मटेरियल को होल्ड करने का, हमारे को क्या क्या खर्चा इनकर हो सकता है, थिंक फ्रॉम एंगल ऑफ लाला जी। फ्रेट लग जाएगी सर उस पे। स्टोरेज नहीं, कॉस्ट। होल्ड करने का, होल्ड करने अच्छा, का। होल्ड करने का। एक तो उनको गोडाउन, वेयर हाउस में, हाँ, हाँ, वेयर हाउसिंग का गोडाउन खर्चा का रहेगा। एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। प्लस एग्जैक्टली exactly, इससे इंश्योरेंस भी देखना पड़ेगा उसका। हाँ, ज्यादा रेंट। है तो कुछ नुकसान ना और हो जाए। बहुत बढ़िया, और बहुत ही अच्छे। मतलब सामान भी देखना पड़ेगा कि अगर खराब ना हो जाए। मतलब चूहे वो है ना लग जाए सामान पे। क्या बात गोडाउन में होता है ना, रिस्क रहता है चूहों का। है, एग्जैक्टली इंश्योरेंस के अंदर वो कवर हो गया, एक बार के लिए हमने उसको ओके। इंश्योर कर दिया। हिमांशी ठीक जी है। पर्सनल लेके बात को, एग्जैक्टली बहुत बढ़िया। मैं समझ हम्म, सकता हूँ, भावना जी इससे भी ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं चूहों का रिस्क इन द गोडाउन। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो और किसी को कुछ और नहीं याद आ रहा, कोई बहुत बढ़िया चीज। एक्सेसिव मटेरियल। सीए के अंदर दो ट्रेनिंग होती है, आईटी ओसी। हाँ ओसी याद जी। है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ओ नहीं यार, अपॉर्चुनिटी। सर अपॉर्चुनिटी एक्चुअली कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट का मतलब ना मेरे को आज तक समझ नहीं आया, इतने टाइम से चल रहा है। एक बार ना थोड़ा सा बता दो सिंपल लैंग्वेज में। क्यों नहीं तुषार क्योंकि जी, किसी सब्जेक्ट में कुछ और है, इसका मतलब किसी सब्जेक्ट में कुछ और है। आओ तुषार जी मैं आपके साथ थोड़ा सा पर्सनल हो जाता हूँ। तुषार जी, आप अभी यहाँ पर बैठ के हमारे साथ ये बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने सीए ली, क्योंकि आप थे ग्रीडी टू अर्न मनी, तो आपने कहा मैं सीए करूंगा, मैं सीए करूंगा। तो आप क्या यहाँ पर बैठे हो, अगर आप सीए ना कर रहे होते, आप कहीं आवारागर्द होते, तो आप क्या कर रहे होते, मैं दूसरा सी आवारागर्दी। होता फिर। क्या बात, आप कर रहे होते क्या, आवारागर्दियां। तो ये जो आपने टाइम चूज किया और आवारागर्दियां को सेक्रीफाइस किया, ठीक है ना, तो आवारागर्दियां इज व्हाट, आवारागर्दियां इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है ना। नहीं सर, जो मैं अपना सीए में टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, या जो आवारागर्दी कर रहा हूँ मैं? नहीं, ये जो आवारागर्दियां सीए के अंदर आप आए, सीए को हाँ आपने जी। दिया और आप आज मेरे साथ यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे हो, ठीक है ना, हाँ आज जी। आप हमारे साथ बैठ के यहाँ पर बातें कर रहे हो। अगर आप सीए ना करते तो आप आवारागर्दियां करते, हाँ जी। क्योंकि आपने सीए को चूज किया और आवारागर्दी। हाँ जी। तो ये जो आवारागर्दियां आप करके मजे ले सकते थे, तो द मजे ऑफ आवारागर्दियां, द हाँ मजे जी। ऑफ आवारागर्दियां इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट इज borne by तुषार जी by choosing
सीए ओवर आवारा गर्दी है। ओके सर। क्या बात है। रॉ मटेरियल थोड़ा में कौन सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी सर? तुषार जी, रॉ मटेरियल के अंदर आपने क्या किया? रॉ मटेरियल के अंदर आपने पैसा लगाया। रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए आपने पैसा क्या किया? इन्वेस्ट किया। डन। अब ये पैसा अगर आप रॉ मटेरियल में ना करते, इस पैसे से आप रॉ मटेरियल ना खरीदते, तो आप क्या करते? किसी बाहर और में जगह पे जाता है। इन्वेस्ट करते। किसी और जगह पे आप पैसे को इन्वेस्ट करते। हाँ जी। वो पैसे से जो आप रिटर्न कमा सकते थे, अब आप नहीं कमा रहे क्योंकि आपने एक्सेसिव रॉ मटेरियल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी। याद है एफएम की वो बात, एक्सेसिव करंट रेशियो इज व्हाट हाँ इट जी, इज हाँ जी। यस सर। डेंजरस। डेंजरस। बहुत बढ़िया। भावना जी ऐसी किस्मत लगा के आए हैं कि जो हम बात करते हैं वो यहाँ पर भी रिपीट हो जाती है। सवेरे से लेकर रात भावना जी की रिकॉन्सिलेशन हो ही जा रही है। जी सर। मेरी आवाज आ रही है? तो हाँ बेसिकली जी रॉ सर। मटेरियल में इन्वेस्ट ना करके किसी और एक्टिविटी में अगर हम रॉ मटेरियल लगाते हैं तो वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती मैं एक बार पॉज हो गया था बीच में। मेरी आवाज आ रही है? है। हाँ जी, आ रही है। यस सर। तो जैसे आप बचपन में पढ़ते थे बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, इसका नाम जी। चेंज हो रहा है आपसे भावना रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, क्योंकि भावना जी को सुबह पढ़ते हैं, शाम को वो रिकॉन्साइल हो जाते हैं। बहुत ही बड़ी, बहुत ही अच्छे। भावना आपने ग्रुप 1 दे रखा है ना? यस। तो अब जब आप ग्रुप 2 दोगे तो वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कॉस्ट का पेपर फिर से देना पड़ेगा? नहीं। हिमांशी जी, भावना जी को एक्चुअली ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कॉस्ट के पेपर के बाद, तो फॉर दैट रीजंस। ओके। तो ये सिचुएशन। अगर इनका कॉस्ट उसमें हो जाता है पास तो उन्हें सिर्फ एफएमएसएम और ऑडिट देना पड़ेगा ना? एग्जैक्टली। यस। होपफुली हो जाए, है ना? बहुत ही बढ़िया। मतलब फिर तो भावना एएस से बचेगी है। क्या बात है। वैसे ये चैप्टर कितने दिन का रह गया है? तुषार जी अभी ये चलेगा थोड़ा सा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक हफ्ता तो मिनिमम ये चैप्टर लेता ही है। एक एक हफ्ता। हफ्ता? और इसके बहुत अंदर भी बड़ा चैप्टर है। ये 20 नंबर का, 15-20 नंबर का चैप्टर है, तो टाइम तो लेगा तुषार जी। कॉन्सेप्ट वाइज एक हफ्ता लेगा या विद प्रैक्टिस एक हफ्ता लेगा? विद प्रैक्टिस, जैसे अभी कर रहे हैं क्वेश्चन साथ के साथ। ओके ओके। कंसेप्ट क्लियर करने तो वो तो 2-3-4 दिन में हो जाते हैं मैक्सिमम, 2 घंटे हाँ, की मैं क्लास। मेनली वही पूछ रहा था सर। हाँ जी, हाँ जी। जैसे संडे वाली क्लास एक खराब होगी तो वो अगले दिन शिफ्ट हो गया, तो ऐसे भी चीजें हो जाती हैं। ओके। सो ये एक डायग्राम है बहुत ही अच्छा, ठीक है। दिस इज शोइंग द इन्वेंट्री लेवल्स। इन्वेंट्री लेवल्स कैसे? कि इससे नीचे नहीं जा सकते मिनिमम, इसके ऊपर नहीं जा सकते। इन मैक्सिमम और इस मिनिमम के बीच का एक इन्वेंट्री लेवल होता है जिसे हम कहते हैं एवरेज, ठीक है ना? तो एवरेज के ऊपर की जो चीज है, एवरेज के जो नीचे की चीज है, फ्रॉम मैक्सिमम टू एवरेज इज इक्वल टू एवरेज टू मिनी। ये जो है ये दोनों आपस में क्या है? दे आर इक्वल। इक्वल। ठीक है ना? तो ये जस्ट एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग। और इसी एक लेवल के बीच में कहीं पर होगा रोल, कहीं पर भी हो सकता है मैक्सिमम के नीचे मिनिमम के ऊपर, कहीं पर भी घूम रहा हो सकता है रोल। ओके। रीऑर्डर लेवल, जैसे ही वो क्या हो, जैसे ही हमारा मैक्सिमम से गिरता गिरता रोल के ऊपर हिट हुआ, हमने वापस से क्या कर दिया? रीऑर्डर कर दिया। मैक्स मिलेगा। ठीक है ना? जैसे ही फिर वापस नीचे आया, हमने वापस से ऑर्डर कर दिया। तो ये एक लेवल है, जस्ट एक ग्राफ बना बेसिक। लेंगे सर? नहीं नहीं, ये जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको छोड़ दो। ओके सर। अभी के लिए समझने के लिए हम बात करें तो आती है हमारे पास बात रिगार्डिंग द रोल का सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला ऑफ रोल क्या कहता है? छोटू जो थे वो डरने लगते, डरते डरते उन्होंने क्या कहा कि लाला जी मुझे है बहुत प्रिय, मैं एक मिनिमम स्टॉक लेवल मेंटेन करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना? मतलब मैं क्या करूंगा? मैं ऐसा एक स्टॉक लेवल मेंटेन करना स्टार्ट करूंगा विच इज मिनिमम। मिनिमम मतलब इसके नीचे तो जाएगा ही नहीं। ठीक है ना? और इसको मैं क्यों मेंटेन करूंगा? क्योंकि मैं लाला जी को खोना नहीं चाहता। क्योंकि अभी आप पढ़ के हैं मिनिमम स्टॉक लेवल के अंदर, मिनिमम स्टॉक लेवल के अंदर आपने क्या पढ़ी थी डेफिनेशन? जल्दी से एक बार कोई मॉड्यूल खोल के बताएगा। ये लोड हो बेसिकली रहा वो लेवल होता है कि इतना हमें रखना ही रखना है, वो Lowest मैंडेटरी level हो। of material stock which है must be बेसिकली, maintained in hand at all times सो दैट देर इज so नो that there स्टॉपेज इन is no प्रोडक्शन। stoppage of production. एग्जैक्टली, सो दैट देर इज नो स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन। तो नो स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन के लिए सेम बात तो लाला जी ने उनको कही थी छोटू भाई को, कि वर्क मस्ट नॉट स्टॉप, राइट?
तो हमने मिनिमम स्टॉक लेवल को लिया, मिनिमम स्टॉक लेवल के अंदर हमने क्या कर दिया, हमारे को ROL जो होगा, ROL के लिए हमने क्या कहा, रोल जो है वो इट इज रेंजिंग समवेयर अबव द मिनिमम लेवल एंड बिलो द मैक्सिमम लेवल, ठीक है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल में हमने क्या किया, ऐड किया, ठीक है। ऐड किसको करेंगे, कंजम्पशन को किससे, कंजम्पशन को हम करेंगे मल्टीप्लाई विद द इनटू रीऑर्डर एवरेज रीऑर्डर पीरियड। अब आती है हमारे पास बातचीत समझने वाली। अब आप मेरे को बताओ, मैक्सिमम लोगे, मिनिमम लोगे कि एवरेज लोगे? एवरेज मैक्सिमम। मैक्सिमम अगर तुषार जी आप ले लोगे तो आप तो सीधा ही मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम जब आपने किया तो आपने तो रोल निकाल ही लिया, रोल के अंदर मिनिमम स्टॉक लेवल को थोड़ी ऐड करो, तो मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया। मिनिमम इंटू मिनिमम इतने भी हमने क्या कहा था, लाला जी जो छोटू थे, लाला जी की बात सुन के वो कंजर्वेटिव हो गए थे, तो मिनिमम इंटू मिनिमम इतने तो ऑप्टिमिस्टिक वो है ही नहीं। तो रिमेनिंग ऑप्शन क्या बची हमारे पास, एवरेज इंटू एवरेज। क्लियर हुआ फॉर्मूला लॉजिक के साथ? हाँ जी ये किसका फॉर्मूला सर? रोल का सेकंड फॉर्मूला, रोल की सेकंड अप्रोच। रोल को लेके दो फॉर्मूला, फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस। अब पहले इसको नोट करो, कोई भी सवाल है अभी मन में रखो 1 सेकंड के लिए, और नोट करने के बाद मेरे को सारे थम्स अप देंगे, जल्दी से नोट करिए। समझा डन हिमांशु जी? हाँ जी तो इस केस में हमें पहले मिनिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करना पड़ेगा ना? एग्जैक्टली, बहुत ही अच्छी। क्योंकि क्वेश्चन पता है कैसे आता है सचिन जी, आपको ना बहुत सारी चीजें एक साथ दे दी जाती हैं। आपको मिनिमम स्टॉक लेवल भी निकालना होता है, मैक्सिमम भी निकालना होता है, एवरेज भी निकालना होता है, रोल भी निकालना होता है, रॉक भी निकालना होता है। रॉक मतलब ROQ, रीऑर्डर क्वांटिटी। ये ऑर्डर कौन? बहुत ही अच्छे। तो फिर रॉक थोड़ी बोला जाएगा। नहीं, जस्ट मैंने उसको बना दिया हिमांशी जी, ROQ बोलने के लिए, शॉर्ट के लिए, रॉक क्यू। क्या बात है, ये एवरेज क्यों लिया? एवरेज वाला पॉइंट नहीं समझ आया। रो क्यों रहे हो। क्या बात है। तुषार जी देखो, हमारे को कंजम्पशन इनटू रीऑर्डर पीरियड करना है, पहले तो आपको ये बात तो क्लियर है ना, कंजम्पशन इनटू रीऑर्डर पीरियड करना है। अब हमारे हाँ पास जी। कंजम्पशन और रीऑर्डर पीरियड को लेके तीन चीजें थी, वन वाज मैक्सिमम, एवरेज हाँ जी। एंड मिनिमम। मिनिमम। सिमिलरली रीऑर्डर पीरियड भी मैक्सिमम, एवरेज, मिनिमम। तुषार जी आप मेरे को बताओ, मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम अगर आपने कर दिया तो आपने क्या अचीव कर लिया? ROL। ROL ROL, ROL प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल करोगे? कभी भी नहीं। नहीं ये मिनिमम स्टॉक लेवल है, अब मैंने मैक्सिमम लिख दिया है। ठीक। तुषार जी एक बार इसको मिनिमम कैसे है। मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस, एक बार के लिए तुषार जी के कहने में हमने मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम कर दी। जब हमने मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम किया तो वो क्या है, वो है ROL ROL अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट अप्रोच। हाँ और जी। लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारे को ROL ही चाहिए। ऐसा हो सकता है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस ROL, ये तो अगर मैथमेटिकली कट गया तो हमारे पास आ गया मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू 0। मैथमेटिकली इस चीज को अलाउ नहीं कर रही, पहली बात ये चीज होगी हमारे पास सीधी सीधी कट। फिर आई बात हमारे पास किसकी, मिनिमम इंटू मिनिमम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो हमारी कंजम्पशन है ना वो सिर्फ 1000 यूनिट्स की हो। हमने कहा था 1000 और 10,000 का लेवल हमने लिया था, याद है? हाँ, लाला जी ने कहा था कि मतलब मिनिमम तो होनी नहीं चाहिए, तो उस केस में फिर हमने एवरेज लिया है। ये लॉजिक के हिसाब से देखे तो समझ आ गया। बहुत बढ़िया। और हमने ये इतने ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं हुए। हमने क्या था कहा था, छोटू लाला जी की बात को सुन के क्या होगी, वो पेसिमिस्टिक होगी। छोटू हैज बिकम अ पेसिमिस्ट, ही हैज गेन अ नेगेटिव अप्रोच टुवर्ड्स एवरीथिंग। तो वो मिनिमम को तो वैसे ही भूल चुके हैं छोटू। मोहब्बत बंदे से बहुत बहुत कुछ करवा लेती है तुषार जी, यू आर अ लाइव एग्जांपल ऑफ द सेम। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो मिनिमम इंटू मिनिमम वाली बात तो क्या होगी, कैंसिल आउट हो ही गई। हमारे पास बचा क्या, एवरेज इंटू एवरेज। जब कुछ ना समझ आ रहा हो तो बेस्ट चीज क्या होती है, बेस्ट थिंग इज टू गो विद द एवरेज वाली थी। एवरेज। होपफुली सबको ये बात एंड समझ आई। सर एक और चीज थी, हाँ जी मैक्सिमम तुषार सर। कंजम्पशन और मिनिमम स्टॉक, सॉरी, कंजम्पशन यहाँ पे और स्टॉक लेवल यहाँ पे क्या चीज को डिफाइन कर रहा है? मेरे को तो दोनों एक चीज लग रही है।
ये कंजम्पशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सर? मेरे को तुषार जी एक बार दोबारा पूछोगे? एवरेज कंजम्पशन, कंजम्पशन कहाँ पे हो रही है? कंजम्पशन हो रही है इन द फैक्ट्री। किसकी फैक्ट्री? लाला जीज फैक्ट्री। हाँ जी। तो कंजम्पशन हो रही है लाला जी की फैक्ट्री के अंदर। रीऑर्डर पीरियड कौन ले रहा है? रीऑर्डर पीरियड इज टेकन बाय द सप्लायर। किसका सप्लायर? लाला जीज सप्लायर। ठीक है। ठीक है और ठीक है ठीक है, मिनिमम मैं स्टॉक समझ लेवल, गया सर। मिनिमम स्टॉक जो लेवल एक्चुअल कौन में पड़ा मेंटेन है कर रहा हमारे पास मिनिमम। है? मिनिमम किसके पास पड़ा हुआ है? लाला जी की फैक्ट्री के अंदर पड़ा हुआ है। और फैक्ट्री का मेंटेन कौन कर रहा है? छोटू मेंटेन कर रहा हाँ जी है। समझ लगी तुषार जी? पक्की बात है? हाँ जी हाँ जी। आप डाउटफुल हो तुषार जी? सच्ची सच्ची बताना, अगर हो तो अभी क्लियर करेंगे। नहीं नहीं, वैसे आ गया मेरे को, डिफरेंस पता चल गया मेरे को सबका। अगर लिखना चाहते हो तुषार जी आप लिख लो कि मिनिमम स्टॉक लेवल किसका? मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ लाला जीज फैक्ट्री। मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ द गोडाउन which is owned by Lalaji, maintained by Chotu. कंजम्पशन इज बेसिकली यूज ऑफ रॉ मटेरियल, आई मीन प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल जितनी वो कर रहे हैं। पहले वाली वर्डिंग एग्जैक्टली करेक्ट थी, यूज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है सर। बस हाँ, ये थोड़े मेरे को दोनों चीज़ें सेम लग रही थी, स्टॉक लेवल और कंजम्पशन, तो ये समझ नहीं आ रहा था, बाकी अब ऑलमोस्ट क्लियर है। सही है। तो करते हैं वापस से रिज्यूम। तो वही एग्जांपल पे आते हैं वापस। याद करो लाला जी, लाला जी ने छोटू को काम पे रखा हुआ है। छोटू करते हैं लाला जी से मोहब्बत, लाला जी करते हैं पैसे से मोहब्बत। ठीक है ना? तो इसी एग्जाम्पल को मद्देनजर रखते हुए लाला जी ने छोटू को कहा है, देखो छोटू भाई मैं आपसे प्यार तो बहुत करता हूँ बट मैं पैसे से उससे ज्यादा करता हूँ, तो अगर फैक्ट्री हुई स्टॉप मैं कह दूंगा बाय बाय छोटू। तो छोटू इज अ स्टोर कीपर। ठीक है ना? वो क्या करते हैं? वो सारे हमारे जो गोडाउन है उसके क्या करते हैं? उसकी राखी करते हैं, सब कुछ वही करते हैं। तो जैसे जैसे मटेरियल होगा प्रोड्यूस, जैसे जैसे हमारा फिनिश गुड्स हो गए प्रोड्यूस, प्रोडक्शन प्रोसेस आगे बढ़ेगा, रॉ मटेरियल क्या होगा? कंज्यूम होगा। अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा तो रॉ मटेरियल डिप्लीट होगा। डिप्लीट होगा तो गिरता गिरता सर्टेन लेवल को जैसे ही करेगा स्ट्राइक, दैट सर्टेन लेवल बीइंग ROL। छोटू को इंस्ट्रक्शन है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि जैसे ही सर्टेन लेवल को करे स्ट्राइक, तुम क्या कर देना? तुम लगा देना एक ऑर्डर, तुम करना कॉल। छोटू यहाँ से करते हैं कॉल। कॉल में क्या कहते हैं? हेलो, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। ठीक है? वो कहते हैं आई एम डूइंग वेल, व्हाट अबाउट यू? आगे से छोटू जी कहते हैं, देखो भाई अंग्रेजी का कोटा हो नल्ले गया मेरा हैं। खत्म, अंग्रेजी का मेरा हो गया कोटा खत्म, सीधी सी अब बात करते हैं शुरू। मेरे को करना है एक ऑर्डर प्लेस। ठीक है? छोटू उनको कहते हैं किसको? सप्लायर को। छोटू ने किसको कॉल घुमाई है? टू द सप्लायर। और छोटू सप्लायर को क्या कह रहे हैं? मुझे करना है एक ऑर्डर प्लेस। सप्लायर पूछते हैं उनसे आगे से कितने का ऑर्डर प्लेस करने, मतलब कितने यूनिट्स तुमने ऑर्डर करने। ठीक है? तो छोटू कहते हैं देखो भाई मेरे को करने हैं इतने इतने यूनिट्स ऑर्डर, मुझे करने हैं डैश डैश यूनिट्स ऑर्डर। सो दिस डैश डैश इज व्हाट वी कॉल एज द ROQ, द री ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है ना? क्वांटिटी। तो समझ आया? ROL टेल्स कब करने, ROL टेल्स कब, ROQ टेल्स कितने। कितने का? ठीक है ना? बहुत ही बढ़िया सचिन जी। ROL टेल्स कब, ROQ टेल्स कितने। ठीक है ना? तो ये एग्जाम्पल को कंटिन्यू रखेंगे। किसी ने ये एग्जाम्पल ड्रॉ किया था? जी बहुत ही वही बढ़िया, करा हुआ है। बहुत ही अच्छे। उसी एग्जाम्पल के अंदर ये अब आप एक्स्ट्रा नोटिंग्स कर दो, कलर्स चेंज कर लेना। ठीक है ना? कलर्स चेंज करते रहना पेन के सारे, ज्यादा वेराइटी नहीं होती मेरे को पता है, बट यस जितनी होती है उतने के बेसिस के ऊपर करो। बहुत बढ़िया सर। एक बार ना भावना जी के नोट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा कभी, बहुत ही प्यारे नोट्स बने लिटल टर्म्स में, मैंने आज देखे थे, तो एक बार वहां से भी रेफर करना, बहुत ही सुंदर बनाया, बहुत ही बढ़िया। एक बार नोटिंग हो जाए, एक बार इनको कंफर्मेशन दे देंगे सारे। ओके। बहुत ही अच्छे। वैसे सर, ये तो चलो आईसीआई के फॉर्मूलाज हैं, बट फिर हाँ भी जी। आरओएल एक लेवल होता है स्टॉक लेवल का, जिस पे हमें ऑर्डर करना होता है।
यस। तो मैक्सिमम पीरियड जो इसमें रहता है वो होता है रीऑर्डर क्वांटिटी वाला, सॉरी रीऑर्डर पीरियड वाला। तो वो एग्जैक्टली। इसमें इंक्लूड क्यों किया? वो तो जब हमें पता चल जाएगा हमारा इतना लेवल रह गया है तो हम आगे ऑर्डर प्लेस करेंगे ना, और जो उसके बीच में और टाइम लगेगा उससे आर पे कैसे इम्पैक्ट आएगा? तो इसमें हमने तुषार जी इसको एक बात मल्टीप्लाई क्यों किया हुआ इसमें मैक्सिमम तुषार जी पीरियड से? आप मेरे को एक बात बताओ, जिस दिन आपने ऑर्डर प्लेस किया, क्या आप फैक्ट्री में जाके ये कह दो कि भाई सारे ना काम रोक लो, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिए, एक भी यूनिट बीच में कंज्यूम हुआ ना रॉ मटेरियल का, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा? ऐसा तो नहीं होता। नहीं। फैक्ट्री तो अपनी नॉर्मल लेवल के ऊपर चलती रहती है, फैक्ट्री तो काम करती रहेगी, फैक्ट्री तो कभी रुकने ही नहीं वाली। ठीक है ना? और फैक्ट्री रुकने नहीं वाली, मैक्सिमम कितना पीरियड लेगा? ये जो फैक्ट्री के ना रुकने का जो पीरियड है वो मैक्सिमम कितना होगा? दैट वुड बी द रीऑर्डर पीरियड। अच्छा, उस सेंस मैक्सिमम में तो रीऑर्डर। हाँ, फिर समझ आ गया मेरे को सेंस में। बिल्कुल ठीक है। सही। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारी इंपॉर्टेंस है। अभी हम बात करते हैं रिगार्डिंग द ROQ। ROQ इसका दूसरा नाम होता है EOQ। बहुत ही बढ़िया सचिन जी। तो दिस सचिन इज जी ने याद रखा, बहुत बढ़िया सचिन जी, मेकिंग मी फील प्राउड। बहुत ही बढ़िया। फुल फॉर्म क्या आएगी? ई इकोनॉमिक इज ऑर्डर। इकोनॉमिक इकोनॉमिक, इकोनॉमिक ऑर्डर इकोनॉमिक क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी। बहुत ही अच्छे। बीकॉम में तो सर रट्टे हमारे इन सब के, अब कॉन्सेप्ट भी समझ आ रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ में भी थोड़ा बहुत काम आता है। EOQ की अगर मैं आपको बात बताऊं तो FM के अंदर हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वाला चैप्टर पुराने स्टूडेंट्स ने, न्यू सिलेबस में से तो कट चुका है, बट यस ओल्ड सिलेबस के अंदर, न्यू ओल्ड सिलेबस, ठीक है ना, जो CA इंटर वाला दौर है, बट May 24 के पहले वाला। ठीक है? तो वो है हमारा क्या, न्यू ओल्ड सिलेबस। तो न्यू ओल्ड सिलेबस की अगर हम बात करें तो वहां पर FM के अंदर क्या होता था, FM के अंदर हमारे को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वाला चैप्टर आता था, जहां पर हमने पहली बार मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंटरीज करी थी। मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंटरीज के अंदर हमारे पास बात आती थी रिगार्डिंग द EOQ एज अ टर्मिनोलॉजी फॉर द फर्स्ट। हमने फिर भी उसको प्रैक्टिस किया था इन FM। ठीक है ना? क्योंकि मेरे को पूरा खतरा था दैट आई विल नॉट बी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट आफ्टर FM। तो पेमेंट मिल गई उस, सर? नहीं, बहुत ही बढ़िया। वंस अ थीफ ऑलवेज अ थीफ। पैसे के लिए आप वैसे नहीं करते। बहुत बढ़िया। दे से वी हैव 500 करोड़ रुपीस। क्या बात है। बहुत। पैसा होना, जिगरा होना, दे आर कंप्लीटली टू डिफरेंट थिंग्स। बहुत ही अच्छे। तो ROQ की बात करें तो इट इज द साइज ऑफ एन ऑर्डर। ठीक है ना? ROQ और द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब जब हमने रीऑर्डर करा, जब हमने दोबारा से जब हमने ऑर्डर प्लेस किया तो हमने कितनी क्वांटिटी मंगाई। जब हमने दोबारा से ऑर्डर प्लेस किया तो हमने कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस किया, दैट इज टोल्ड टू अस बाय द रीऑर्डर क्वांटिटी। इसका दूसरा नाम इज EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये डेफिनेशन एक ही है फाइनेंस, सिर्फ? नहीं नहीं, पहले मेरी बात सुनो, नोटिंग का टाइम दिया जाएगा, अभी के लिए सिर्फ मेरी बात सुनो। फाइनेंस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज, बताएंगे सारे क्या था? मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही रटा होना चाहिए। मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। बट जब हमने करा अपने सब्जेक्ट को शिफ्ट, हमने बात करी कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। बहुत ही बढ़िया। किसने बोली ये बात? भावना जी, हिमांशी जी, किसने? आरजू जी, क्या बात है, बहुत ही अच्छे। आरजू जी मेकिंग मी फील प्राउड। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कॉस्ट कंट्रोल एंड कंट्रोल। कॉस्ट। बेसिकली हमने क्या करना था, अपने कॉस्ट को क्या करना है, बेसिकली ब्रॉडर लेवल पे हम कहें तो उसको हमने करना है मिटिगेट। देयर आर टू टर्म्स, वन इज टू मिटिगेट, द अदर वन इज टू एलिमिनेट। मिटिगेट का मतलब क्या होता है? मिटिगेशन एक मिनिमम लेवल पे मेंटेन करना। मतलब टुच्चू कर देना, नेग्लिजिबल कर देना, ना के बराबर। ठीक है ना? टुच्चू रिड्यूस। मतलब ना के बराबर, चिंदी, जो दिखे भी ना, इतना थोड़ा। ठीक है ना? तो उससे हम कहते हैं मिटिगेट। रिड्यूस करते करते उसको मिनिमम लेवल के ऊपर लिया। अगेन मैं फ्रीज हो गया था बीच में। तो मिटिगेट का मतलब होता है
कि रिड्यूस करते करते उसको बहुत ही बुरे लेवल तक नीचे लेके आ जाना। देन होती है हमारी एक बात रिगार्डिंग व्हाट, जैसे होती मिटिगेशन वैसे होती एलिमिनेशन। जैसे आज हमारी बात हुई जब हम पढ़ रहे थे कैपा मॉडल, द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, तो हमने वहां पर क्या करा था, बाय डाइवर्सिफिकेशन हम अपने रिस्क को क्या कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। याद है भावना जी? हाँ बहुत जी ही बढ़िया। सर। भावना रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट गेव द कंसेंट, तो चलते हैं आगे। बहुत ही बढ़िया। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, वी एम एट मिटिगेटिंग आवर कॉस्ट, राइट? वी एम एट व्हाट, वी एम एट मिटिगेटिंग आवर कॉस्ट। एलिमिनेशन इज कंप्लीटली यूजलेस, हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। अनएक्सपेक्टेड, अपनी एक्सपेक्टेशन अपने आप से लेके चलोगे, ठीक है ना, तो इट लीड्स टू डीमोटिवेशन। मेरे को पता है कि आप 12 घंटे नॉन स्टॉप इफेक्टिवली पढ़ नहीं सकते, तो क्यों करने ऐसे टारगेट सेट, करो ही अपने 3-4 घंटे के। मेरे को पता है 3-4 घंटे के अंदर भी आप 20 वासियां मारोगे। तो इतना भरोसा है मेरे को आपके ऊपर। आरजू जी अपनी स्माइल छुपा रहे हैं, क्या बात है। जैसे तुषार जी अपनी बासी छुपाते हैं। बहुत ही बढ़िया, रिलेटेबल था ना सर। बहुत ही बढ़िया। तो ये हमने क्यों बात करी, बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग एम्स एट व्हाट, कॉस्ट अकाउंटिंग एम्स एट मिटिगेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, इट एम्स एट रिड्यूसिंग द कॉस्ट टू द लोएस्ट पर्टिकुलर लेवल। तो यहीं से हमारी नेक्स्ट टर्म डिराइव हुई इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? चीप, सस्ता। बहुत cheapest। बहुत बढ़िया। इसके लिए हम थोड़ा सा प्यारा वर्ड यूज करेंगे, अफोर्डेबल, ठीक है ना। Whatever. जैसे मैंने भी लिखा है, मोस्ट अफोर्डेबल क्लासेस फॉर चार्टर्ड कोर्सेज, चीपेस्ट क्लासेस फॉर चार्टर्ड कोर्सेज लिखता, कितना गंदा लगना था, है ना। बहुत ही बढ़िया। तो हम तो ऐसी business ऑर्डर क्या होती क्वांटिटी, है? फिर बिजनेस नहीं होते, टाटा नैनो वाला केस, बहुत ही अच्छे। तो ऐसी ऑर्डरिंग क्वांटिटी हमने मंगानी है जिसके ऊपर क्या हो, हमारी क्या हो, हमारे को विच वुड लीड टू द मोस्ट इकोनॉमिक रिजल्ट्स, ठीक है ना। मैं कैसे देखना, मोस्ट अफोर्डेबल की जगह मोस्ट इकोनॉमिक लिख दूंगा थोड़े दिन के अंदर। तो इससे मोस्ट बहुत बढ़िया, इकोनॉमिक क्लासेस बाय चेतन रंजन। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर होती है हमारी क्या बात रिगार्डिंग द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीजन पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हमें क्या पता लगता है, इट इज द साइज ऑफ एन ऑर्डर। मार्किंग करेंगे, साइज ऑफ एन ऑर्डर के ऊपर देंगे थोड़ा सा ध्यान। ये क्या है, सबसे पहली बात तो आपके मॉड्यूल के अंदर सारी चीजें अवेलेबल है। एक ठोक के कहता हूँ, मैंने वहां से कॉपी पेस्ट की है, ठीक है। तो आप अपने मॉड्यूल को उठा लो और वहां पर मार्किंग कर लो। अच्छा, इसमें टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और साथ में कैरिंग कॉस्ट दोनों मिनिमम होनी चाहिए। एग्जैक्टली exactly, बहुत ही अच्छे। अच्छा आपने मैं पढ़ देख लिया? के ही बोला है। मैं खुश हो गया था, मैं इतना खुश हो गया था, मैं क्या सर कमाल जी, हो इतना गया। इंटेलिजेंट नहीं हूँ मैं, जब तक आप कुछ समझाओ ना मेरे को। नहीं नहीं तुषार भाई बहुत हो यार, हाँ बट इतने भी नहीं हो, बहुत अच्छे। पेज क्या कि सर बात। नंबर नाम से तो बताओ तो भाई, तुमको पता हो literally लिख तो। देगा ना सर। पेज नंबर मेरे को देखना पड़ेगा यार, पेज नंबर 2.28। ये रहा, मतलब स्टॉक कंट्रोल चाहिए। 2.23। ओके। ये मैंने मार्क किया होगा, पता नहीं कब, पहले से ही। ये वाली मार्क। आरएमएस पे कॉस्ट की क्लास तो नहीं ले रहा तुम? नहीं सर का धोखा थोड़ा ना दूंगा। अरे जब आपने मटेरियल कॉस्ट शुरू किया था ना, तब आपने थोड़ा सा इनके बारे में इंट्रो दिया था, तब क्या था मार्क। नहीं नहीं यार, अपनी कन्वीनियंस देखो, जहां पर भी आपको सेटिंग बैठती है, ठीक है ना, धोखे वाली नहीं कोई बात। यार, सेटिंग तो यहाँ तो परफेक्शन है, सेटिंग तो वहाँ है। क्या बात है। तो अगर हम बात करें रिगार्डिंग द रीऑर्डर क्वांटिटी, तो रीऑर्डर क्वांटिटी इज अ साइज ऑफ एन ऑर्डर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान रखें, ठीक है ना। ये पूरी एंड तक इसकी यूसेज दिखेगी इन द concept of EOQ. So it is the size of an order for which the total of ordering cost and carrying cost are minimum. मिनिमम। हमारे को हमारी टोटल ऑर्डरिंग और टोटल कैरिंग कॉस्ट जब हमारे को दिखेगी मिनिमम, तभी तो इकोनॉमिक होगा ना। कॉस्ट जब सबसे कम होगी, कॉस्ट रिडक्शन का जब हमारा ऑब्जेक्टिव होगा पूरा, तभी तो इकोनॉमिक माना जाएगा उस चीज को। तो सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग तो यही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द टू टर्मिनोलॉजीज दैट विल फॉर्म द बेसिस फॉर द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला। दीज टू टर्मिनोलॉजीज आर
ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। अब मेरे को चाहिए आप लोगों की 100% अटेंशन। सब कुछ नया शुरू होने वाला, ठीक है ना। जिसको कुछ भी पुराने में डाउट है उसको अब कोई भी डाउट नहीं होगा। उसके लिए लाइफ सिंपल है, ठीक है ना। किसी को कोई भी डाउट है किसी भी पुराने टॉपिक में, नई चीज शुरू होने जा रही है, तो फ्रेश माइंड के साथ, फ्रेश मोटिवेशन के साथ एक बार के लिए मुंह हाथ धो लो। किसी ने अगर धोने नींद आ रही है तो सारी उड़ा लो अपनी नींद है। आपकी ये आरजू जी, बोल रही आपको नींद टारगेट उड़ेगी किया सर। गया, क्या बात है, बहुत ही अच्छे। और सचिन मैं जी टारगेट अगम हो जी, गई थी सर। क्या बात है। तो सचिन जी, अगम जी, अगर कैमरास ऑन कर सकते हो तो प्लीज कर लो। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझा जाएगा ईओक्यू को, तो प्लीज एक बार कर लो अगर कर सकते हो। भाई आप अपनी टीम को बोलो कि कैमरा परमानेंट कर दे। यार ये मैंने करी थी बात, कहते हैं ऐसा नहीं होता, कहते थे आपको जूम का दूसरा ऑल्टरनेटिव खरीदना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा। वैसे इतना तो पैसा है, आप पूरी की पूरी ऐप बना दोगे। तो ये ऐप आपकी आवाज भी नहीं आ रही। बनाई है। नहीं, मैं फ्रीज हो गया था यार। पता है यार, आज ना घर पे बैठा हूँ। मेरे फैमिली में ना एक बहुत नॉर्मली बड़ा कहाँ होते फंक्शन हो है। आप? नहीं, ऑफिस में होता है यार, बट अभी फैमिली का फंक्शन था बहुत तगड़ा, तो वाईफाई भी है नहीं है। भाई बहुत बड़ा पीछे फंक्शन पीछे है आपकी तो शादी तो नहीं हो रही? नहीं, क्या बात है। बहुत मैं तो बड़ा सात तो आठ हमारे साल लिए पड़े वही हैं। होगा। नहीं नहीं यार, वो मेरे ना रियल चाचू चाची की ना फर्स्ट, मेरे रियल चाचू चाची की वो है 25th एनिवर्सरी है, मैरिज ओके एनिवर्सरी। तो ओके, नाइस। गोल्डन। मैं, सिल्वर बोलते हैं नहीं, ना इसे, 25 साल सिल्वर हाँ की। सिल्वर सिल्वर। सिल्वर। और मैं अच्छे यहाँ से पर बैठा सेलिब्रेट हूँ, करी जाती है। पढ़ा रहे हो। आप लोगों के साथ पढ़ रहा हूँ। क्या बात है, क्योंकि बहुत ही हम बढ़िया। आपको छुट्टी नहीं लेने देंगे। नहीं, मैंने लेनी भी नहीं यार, आप लोगों का करियर सबसे ऊपर है इस टाइम पे, टॉप मोस्ट क्योंकि प्रायोरिटी है। आप छुट्टी लेके ना हमारी छुट्टी वाला दिन ले लेते हो। क्या बात है, सही बहुत ही बात है। बढ़िया। तो समझते हैं अबाउट व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये क्या हो गया यार, अब मेरा स्क्रीन कहाँ चली गई? यार पता है क्या, स्क्रीन शेयर वाईफाई बंद हो गया। वाईफाई कोई कनेक्टेड बात नहीं है नहीं, एक्चुअली। कोई बात नहीं। कोई चक्कर नहीं। तो अगर हम बात करें अबाउट द ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट आर द कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विद द परचेज और ऑर्डर ऑफ मटेरियल सच एज द कॉस्ट टू इनवाइट द कोटेशंस। जब भी क्या होता है, जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ऑर्डर प्लेस करने से पहले हम सामने के कुछ 4-5 सप्लायर्स को कहते हैं कि आओ आओ और हमारे को बताओ कि आप हमारे को किस रेट के ऊपर ऑफर करोगे। और ये चीजें क्या होती हैं, दे आर कम्प्लीटली सीक्रेट, आपस में इनकी डिस्कशन होती नहीं। और जो मिनिमम हमारे को प्राइस कोट करते हैं हम उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। टेंडर भरना, हाँ देसी जी। भाषा में कहते हैं टेंडर भरना। बहुत ही बढ़िया। भावना जी रिलेट कर रहे हैं पा रहे हैं इन बातों को, वेरका का उठाना हम्म। या फिर वेटा का उठाना, है ना। होती हैं ऐसी बातें, अगर पार्टिसिपेट करो फैमिली बिजनेसेस के अंदर तो ये बातें बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिलती हैं। एक बार जस्ट नॉट इन रिपीट योर करना सर, बात ये वाली कोटेशन वाली। कोटेशन, मतलब तुषार जी, हमने अपने सप्लायर्स को कहा, अलग अलग सप्लायर्स को बुलाया कि अगर हम आपसे सामान खरीदें, जस्ट अगर हम आपसे सामान खरीदें तो आप हमारे को किस प्राइस पे दो। अलग अलग सप्लायर्स अलग अलग रेट्स कोट करेंगे। अलग अलग रेट्स के बेसिस पे हम देखेंगे कि कौन सी कोटेशन हमारे को सबसे बेस्ट सूट कर रही, डिपेंडिंग अपॉन आर सिचुएशन। और जो लोएस्ट होगी वो हमारे को सबसे ज्यादा सूट करेगी, बिकॉज वी आर गोइंग फॉर द इकोनॉमिक वाली थी, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, कोटेशन। बेसिकली कोटेशन के साथ आप लिख ही दो टेंडर भरना, ठीक है ना। देसी यार करो यूज, क्यों इतनी कॉम्प्लिकेशंस। देन डॉक्यूमेंट वर्क्स लाइक प्रिपरेशन ऑफ परचेज ऑर्डर्स। व्हाट आर परचेज ऑर्डर्स, कोई बता सकते हैं? जो परचेज, ऑर्डर्स परचेज करने उन। हाँ नहीं नहीं, मतलब बेसिकली परचेज ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है, परचेज के बिल, वो प्रॉपर बिलिंग जो होती है हम्म। परचेज ऑर्डर्स, राइट। तो उसके ऊपर हमारा क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन होती है। ऐसे तो नहीं होता कि कोई भी मतलब आया किसी ने भी कागज के ऊपर, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने आके लिख दिया दिस इज अ पीस ऑफ पेपर, मैंने कहा ये लो भाई डन। ऐसे थोड़ी होता है। ये केड़ा राशन की दुकान के अंदर छोटा सा हमने बिल करवाया, मंथली राशन थोड़ी आ रहा है, बड़े लेवल का काम हो रहा है, ठीक है ना। हिमांशी जी पॉज हो गए, बाकी सब ठीक है ना, बाकी सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी सर। बहुत ही बढ़िया।
देन एम्प्लॉय कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, तो डायरेक्ट लेबर के खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा एंड इंस्पेक्शन का खर्चा, दिस ऑल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द ऑर्डरिंग कॉस्ट। बेसिकली आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट इतनी टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं है, आपको सिंपली ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके क्वेश्चन के अंदर दे दी जाती है ऑन द फेस ऑफ इट, कोई टेंशन ही नहीं होती। तो जस्ट समझने के लिए था, कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें लेना ही ना, भूल ठीक जो कुछ आपने सुना है। बहुत ही बढ़िया। देन आती बात हमारे पास रिगार्डिंग द कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट है इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर गेम खेली जाती, खेली अंतिम सत्य यही, आपकी कैरिंग ना सर कॉस्ट की बीच बात अगर में वॉइस ब्रेक हो रही थी अभी। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अब हम बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द कैरिंग कॉस्ट, ठीक है ना। मटेरियल को कैरी करने का खर्चा इज व्हाट वी कॉल एज द कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का अल्टरनेट नेम इज व्हाट, इट इज द होल्डिंग कॉस्ट। ध्यान भाई रखेंगे ये आप परचेज वाला फिर से बताओगे, मेरा ये अपने आप वो हो गया लीव। हिमांशी जी, परचेज ऑर्डर्स का बेसिकली मतलब होता है हमारी जो बिलिंग वगैरह का, जो हम अपने बिल तैयार करते हैं, जो क्या? डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जब हम ना बिल इनवॉइस तैयार वगैरह करते जो हैं, होते हैं। इनवॉइसिंग वगैरह वाला, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना कि हमारा ये सप्लायर है, इसको हमने सेल करी है, इससे हमने सामान मंगाया, तो जो रिसीवेबल्स और पेबल्स वाला डिपार्टमेंट होता है ना, तो वो वाला बेसिकली। इन सारों को आप इतनी कॉम्प्लिकेशंस दो ही ना, कॉम्प्लिकेशन दो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको सीधी दी जाएगी, दिस इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट के अंदर खेलते हैं गेम। सबसे पहली बात तो कैरिंग कॉस्ट का अल्टरनेट नेम क्या है, सारे बोलेंगे? होल्डिंग कॉस्ट। बहुत बढ़िया, कैरिंग कॉस्ट आल्सो नोन एज द होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है ना। सो बेसिकली दिस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर होल्डिंग, अपने सामान को होल्ड करने के लिए, होल्ड करना या कैरी करना, द इन्वेंट्री इन स्टोर सच एज, क्या क्या खर्चे आते हैं हमारे पास, कॉस्ट ऑफ द फंड्स इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्रीज, करी थी हमने ये बात अभी, कॉस्ट ऑफ द फंड्स इन्वेस्टेड इन द इन्वेंट्री, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भाई जी, अच्छा। ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ द फंड्स इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, आप लोगों ने कहा था हमारे को गोडाउन का रेंट का खर्चा करना पड़ेगा, आप लोगों ने कहा था चूहे खा जाएंगे, इंश्योरेंस का खर्चा, ठीक है ना। एंड सिमिलरली ऑब्सोलिसेंस, व्हाट इज ऑब्सोलिसेंस? और डिप्लीशन ऑफ डिप्लीशन में इन्वेंट्री। नहीं, बिल्कुल गलत, ऑब्सोलिसेंस। कोई बताना चाहेगा? एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सचिन जी, अगिल जी, आरजू जी, हिमांशी जी, भावना जी, तुषार जी। ऑब्सोलेंस का मतलब यही होता है ना कि मतलब अब वो नो लॉन्गर यूज में है चीज, ऑब्सोल्यूट हो जाती है। नहीं ऐसे नहीं कहेंगे यार, मतलब वो परफेक्शन वाला चाहिए, ठीक जा रहे हो बट इट इज नॉट परफेक्ट। डैमेज। क्या कह रहे हो सचिन जी? डैमेज। नहीं यार, ऑब्सोलिसेंस सुना नहीं आप लोगों ने? मैं बताता हूँ। अच्छा हुआ, आउटडेटेड। क्या कह रहे हो हिमांशी? आउटडेटेड। एग्जैक्टली, आउटडेटेड होना इज व्हाट वी कॉल एज गेटिंग ऑब्सोलीट। आउटडेटेड। मैंने गूगल करा। क्या बात है, दिस इज द क्या? लेवल ऑफ ऑनेस्टी। बेसिकली ऑब्सोलीट होना, देयर इज अ टर्म दैट वी से ऑब्सोलीट हो गए, ठीक है ना। जब आज से 20 साल के बाद आपके बच्चे आपको कहेंगे आके ये देखो पापा पापा फ्लाइंग कार, फिर आप उनको कहोगे हमारे जमाने के अंदर इलेक्ट्रिक कार आई थी, आपके बच्चे आपको कहेंगे जैसे इलेक्ट्रिक कार ऑब्सोलीट होगी, आप भी पापा ऑब्सोलीट होगे, आउटडेटेड होगे, पुराने जमाने के होगे। क्या बात है, तो ऑब्सोलीट होना मतलब पुराने जमाने का होना। अगर हम बात करें आईटी इंडस्ट्री की, तो ऑब्सोलिसेंस का रिस्क सबसे ज्यादा किधर होता है? आईटी इंडस्ट्री के अंदर होता है, ठीक है ना। आज से 2 साल पुरानी, 2-3 साल पुरानी बात है कि हमारे पास आईफोन 14 देखने को मिला था, अभी हमारे पास आईफोन 15 भी आ गया, और 15 के लॉन्च के सीधा बाद 16 के रिमर्स आने शुरू हो गए, ठीक है ना। तो जो आईफोन 14 एक किडनी के बराबर था, 1.5 लाख रुपए का था, आज वो 30-40 हजार रुपए 2 का भी है। किडनी के बराबर है। नहीं, पूरे शरीर के बराबर भी नहीं है वो। क्या बात, हमारे हार्ट के बराबर भी नहीं है, पत्थर दिल। क्या बात है, तो मगर ऐसी सर, सिचुएशन। आपके हाँ जी बच्चे भी तुषार जी। आपको कहेंगे, मतलब आपने आज बुलेट ली हुई है, लोग तो पूछते होंगे वाह भाई बुलेट ले ली, बट आपके बच्चे कहेंगे सर जी आप तो आउटडेटेड हो, अब तो हमारी फ्लाइंग बुलेट्स आती है, बुलेट की भी कोई तुषार जी इज्जत आपको नहीं पता रहेगी है, तब तो सर। तुषार जी एक बात बताऊं,
अपने हाँ जी। टाइम पे ना हमारे दादा हमारे नानी होनी ने ना वो खरीदा था, पुट्ठे गियरों वाला बुलेट, इलेक्ट्रा। हमने सोचा था कि अपना स्टैंडर्ड अपने नानी के पास लेके जाएंगे, मतलब हम्म। अपना स्टैंडर्ड इंक्रीज कर लेंगे। अच्छा, वो जो फिर ब्लैक अपने, कलर की आती थी, भारी भारी से हाँ उसको वो बम्बू होता का, था। एग्जैक्टली। मेरे नाना जी ने मेरे सामने ना किक मारी, ठीक है। किक की हम्म। आवाज सुनने के बाद जो आवाज निकली ना बुलेट से, मैं अपना मेरे को मेरा स्टैंडर्ड पता लग गया। तो बुलेट इज अ ब्लैक गोल्ड, जितना मर्जी पुराना होता रहे, ठीक है ना, और गोल्ड है, उन जितना दिनों पुराना यार होता किक क्या। भी उसकी बड़ी भारी होती थी, मतलब हम हाथ से भी नहीं हिला पाते थे उस टाइम पे, तो इतनी भारी होती थी। बैक रिवर्स आ जाती थी। और आज एक बात मैं बताऊं, भी चला पाती हूँ, क्या बात, जिसके पैर भी बहुत ही नहीं बड़ी। होते। हिमांशी जी को मैंने देखा था, बहुत अच्छा चलाते हैं। मैं एक बात बताऊं, हम्म। सुनना बहुत कैंट चीज है। दारू, यारी और बुलेट, जितनी पुरानी उतनी कैंट। एग्जैक्टली। क्या बात है। ये बात मैंने बहुत डूंघी बोली है, तो समझने वाले समझेंगे, ना समझे वो नादान। दारू से बहुत ही रिलेट नहीं बढ़िया। कर पाया है वैसे, सुना हुआ है वाइन जितनी पुरानी होती है उसका टेस्ट अच्छा होता है। अरे वाइन वो नहीं, अपनी कहते तो हैं स्कॉच ना, दारू जो होता है। पुरानी देसी होती है। हाँ, क्या बात है, पहले तोड़ दी। अब ये ना सोचना मैं पूरा सूफी बंदा हूँ, ऐसी बातें नहीं करनी, ठीक है। मैं भी नहीं। नहीं नहीं, आप तो बहुत शरीफ हो यार, मेरी शक्ल से लगता नहीं है ना। क्या बात है। तो हमने पढ़ा अबाउट ईओक्यू की थ्योरी। अब हम बात करेंगे ईओक्यू का फॉर्मूला। ईओक्यू के फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होपफुली सबको याद है, याद है। यस सर। 2a upon बोलो, I under root 2a upon I. अपॉन सी। अपॉन सी। हाँ जी। सी ए की टर्मिनोलॉजी, सचिन जी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बट वो बीकॉम की बुक्स के अंदर यूज हुआ है। आप इसको सीए के पेपर में बोलोगे 2AO अपॉन सी का सी। अंडर रूट, Yes. ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया। तो अगर ईओक्यू की बात करें तो इट इज कैलकुलेटेड, इट इज इन यूनिट्स, यूनिट्स। क्वांटिटी, साइज ऑफ एन ऑर्डर। और ऑर्डर का साइज हमेशा यूनिट्स के अंदर होता है। कर पा रहे हो सारे रिलेट, बहुत ही आपने बढ़िया। कुछ तो बोला नहीं सबसे था पहले, इतनी देर में, या अटक गए थे आप, क्या हुआ? नहीं मैंने बोला था, मैं कह ओके। रहा था ईओक्यू क्या होता है, कि ईओक्यू होता है किसके अंदर, इन यूनिट्स होता है, हाँ, ये तो ठीक है सुन ना। गया। ईओक्यू, बस ईओक्यू हमने पढ़ा था, इट इज द साइज ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। अगम जी तो मैंने कहा ही नहीं वीडियो स्टार्ट करने के लिए, अब इतनी देर के बाद पहुंचे आपके पास वो कमांड, अगम जी। सही है। तो अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग कुछ टर्मिनोलॉजीज। 2AO अपॉन सी का अंडर रूट इज इक्वल टू EOQ। अब अगर हम बात करें इनकी, तो ये क्या है, ये जो इंडिविजुअली हमारे पास चीजें हैं, ये हैं क्या क्या। ए का मतलब होता है एनुअल डिमांड, एनुअल। डिमांड। And बहुत ही बढ़िया। ए इज व्हाट, एनुअल डिमांड, मतलब एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष के अंदर हम कितने यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। ओ का क्या होता है, ओ का मतलब होता है, ordering cost ऑर्डरिंग per order. कॉस्ट पर पर यूनिट। ऑर्डर। बहुत ही अच्छे भावना जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट हाँ जी। पर ऑर्डर। ध्यान हाँ रखना, जी। यहाँ पे गेम है, मार्किंग करेंगे, प्रॉपर हाईलाइट करेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एंड सी का मतलब क्या होता है, Inventory कैरिंग carrying कॉस्ट cost per unit per कैरी annum. पर यूनिट कॉस्ट। पर एनम। कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट लिखेंगे साथ के साथ, दोनों अल्टरनेट नेम्स जहां दिखे वहां लिखो, जब मौका मिले वहां पर उसको अटका दो। होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन, ध्यान रखना वो था पर ऑर्डर, दिस इज पर यूनिट पर एन। इट इज होल्डिंग कॉस्ट और द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन। ये नीचे लिखा भी हुआ है, आपके मॉड्यूल के अंदर ये भाषा यूज की गई है। मॉड्यूल के अंदर भी जाके मार्किंग करेंगे साथ के साथ, अपने नोट्स अपने बनाएंगे, मॉड्यूल की मार्किंग साथ के साथ होगी। नोटिंग अलग, मॉड्यूल की मार्किंग अलग, दोनों अलग अलग चीजें।
सो वैसे आप ट्राई तो यही करो कि जो है वो नोट्स में ही आ जाए, क्योंकि मैं मोस्टली मॉड्यूल को रेफर करता नहीं हूँ, लास्ट में नोट्स भी रेफर करता हूँ। तो तो शाह जी पता क्या मोस्टली बात है, बस एक बार पता क्या होता है, अभी ना हम लास्ट में ना कई बार बंदे को वो हो जाती है, आपका फर्स्ट टाइम है ना, तो सीए में लास्ट में बंदे को अक्ल आती है कि हमारे को मॉड्यूल देखना चाहिए। तो जब बंदा मॉड्यूल देखता है और वो मॉड्यूल बिल्कुल ही वाइट वाइट होता है, फिर बंदे को शर्म आती है, फिर अक्ल आने सही का बात टाइम नहीं है। रहता, तो फिर बंदे को शर्म आती है, फिर बंदा कहता है ये हाँ, भी नहीं एकदम फिर करा, ये भी नहीं करा। डिप्रेशन हिट करता है बंदे को, यार पूरा साल नहीं पढ़ा है मैं तो हिसाब से। एग्जैक्टली तो वही बात है, तो हम इसको अभी मॉड्यूल को गंदा कर रहे हैं, जान के कर रहे हैं, ताकि एंड मोमेंट के ऊपर वो जो लेवल ऑफ एड्रेनल रश जो होता है वो ना हो। देख रहे हो मेरी अंग्रेजी, मैं वर्ड सीख के आ गई, एड्रेनलिन रश, क्या बात है, और मेरे से बोलना भी नहीं जा रहा, क्या बात है, सही। बाय द वे वैसे मैं आईसीआई मॉड्यूल ही करके जाऊंगा लास्ट में, बस थ्योरी नहीं पढ़ूंगा उसमें से, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे ना वो करूंगा। और जो तो इनके, शायद ये आपको ये बुक दी जाएगी, आप इसको रेफर करना, ये आपको बहुत ज्यादा सहायक अरे ये होगी। तो सर गारंटी के साथ करूंगा ही करना है। ये आपको उल्टा ज्यादा एडवांटेज दे के जाएंगी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे के गई हैं टू द स्टूडेंट्स। तो लास्ट मिनट के बेसिकली ऊपर सर हमारे मैं पास इतना टाइम है। एफएम के लिए ना आपके नोट्स पे डिपेंडेंट हूँ इस टाइम। आपके नोट्स ही शायद बचा सकते हैं मेरे को। बाकी नहीं ऐसे नहीं, नहीं है कि एफएम बिल्कुल ही बेकार है मेरी, ठीक ठाक ही है, तो शायद प्रैक्टिस कि बहुत जस्ट कम एक है उसकी। सजेशन दूंगा कि ना एफएम की क्लासेस आप जैसे अभी स्टार्ट हुई पड़ी हैं भावना जी की, तो उनके साथ ही आप लगानी शुरू कर दो, क्योंकि एफएम स्कोरिंग है। और बट टाइमिंग्स क्या है सर रहती हैं आपकी? हमारी रहती है 9:30 टू 11:15 तक रहती है, 11:15 मैक्सिमम, 11:30 को भी बहुत रेयर केस होता है। मैं जस्ट ना बीच में आऊंगा चंडीगढ़, तो मैं लगाऊंगा तो ऑफलाइन लगाऊंगा, क्योंकि रिकॉर्ड आई मीन जूम का लिंक वैसे शेयर कर दिया करोगे मेरे को आप हाँ क्लास जी, का? कोई चक्कर नहीं आ रहा, कोई चक्कर ही नहीं। हाँ। मैं आपसे ना मतलब जिस दिन लगानी होगी उस दिन मैं जूम का लिंक मांग लूंगा आपसे। एंड वैसे हम्म, लिंक तो सेम ही रहता है ना सर इसमें? अब तो इनकी वो ऐप भी मेरे नहीं को होगी, पता, खैर जूम का लिंक ही होता है गैस। इतना नहीं मेरे को पता, हाँ बट जी। जो भी होगा मैं आपको शेयर कर दूंगा। हाँ एक बार कर देना मेरे को लिंक शेयर ना। बहुत ही बढ़िया। तो ये जो फॉर्मूला था ईओ क्यू का, जो कि था √2AO/C, ये किसने दिया? ये हमारे को दिया इन बंदों ने। इन बंदे का नाम क्या है पता नहीं होना चाहिए आपको, बट जस्ट जस्ट रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। हिज नेम इज फॉर्ड विटमैन हैरिस। हिटमैन ही रख देता, डब्ल्यू हटा देता। क्या बात। तो ही इज अ लेजेंड, लेजेंड इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो लेजेंडरी बंदे, ऐसा फॉर्मूला डिराइव करना कमाल की बात है, ठीक है ना। तो जस्ट इनको एक ट्रिब्यूट था, रिस्पेक्ट थी, क्या बात है। अब हम करेंगे कुछ एक बहुत ही कैंट कैंट बातें, तो यहाँ पर आप लोगों का ध्यान थोड़ा सा हो जाना ही चाहिए और ज्यादा। भाई एक बार पीछे वाला पेज ओपन करना। हाँ जी मंशनी, मैं एक सेकंड आया। इसका मैंने नाम इनका नोट करो ना करो कोई चक्कर नहीं, बट यस बहुत तगड़े बंदे हैं, ठीक है ना। तो अब हम वो इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहे हैं, जिन इंपॉर्टेंट बातों को करने से आपके अंदर की जो डाउट वाली आत्माएं है ना, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत कैंट बातें होने जा रही हैं, तो बहुत ध्यान से सुने। आत्मा परमात्मा का मिलन भी हो सकता है, तो अपनी आत्मा को थोड़ा कंट्रोल में रखना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिगार्डिंग दिस ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होती है, इट डिक्रीजेस, डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द, Increase in size. क्या बात है भावना जी, बहुत ही बढ़िया। क्या लिखा गया? ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीजेस, डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज। इसको मैं लाल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ऑर्डर कॉस्ट डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द ऑर्डर साइज। 3 पॉइंट्स हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ दो, स्पेसिंग दे दो और नीचे समझेंगे। पहले इसको लिख लो, उसके बाद हम समझते हैं। और सारों का ध्यान होना चाहिए बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर। हिमांशी जी एक सेकंड के लिए भी नहीं आप मिस करेंगे बीच में से बात को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे तो करते हैं बातचीत कैसे। से फॉर एग्जाम्पल आपको करने हैं क्या, 1000 यूनिट्स ऑर्डर, दिस इज योर एनुअल डिमांड,
Say for example 1000 units is your annual demand. These are the number of units that you are willing, or you can say you are required to order during the year. ठीक है, 1000 यूनिट आपने करने ऑर्डर. से फॉर एग्जांपल आपने कह दिया कि मैं हर 3 महीने के बाद ऑर्डर प्लेस करूंगी, तो साल में कितने ऑर्डर्स प्लेस करोगे? 4. एंड आपने कहा मैं इक्वल ऑर्डर्स प्लेस करूंगा. इक्वल ऑर्डर्स प्लेस करूंगा तो कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कितना यूनिट पर ऑर्डर प्लेस होगा? 250. 250. 250. सारों को ये बात समझ आई? हाँ जी 250 कैसे है? 1000 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है ना, आंसर क्या आ गया? 250. राइट. देन हमारे पास दूसरी सिचुएशन आई जब आपने कहा कि मैं साल के अंदर हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर ऑर्डर प्लेस करूंगा, सेमी एनुअल बेसिस पे ऑर्डर प्लेस करूंगा. तो मतलब साल में कितने ऑर्डर प्लेस करूंगा? 2. 2. साल में 2 बार ऑर्डर प्लेस करूंगा, सेमी एनुअल बेसिस के ऊपर प्लेस करूंगा, तो कितने, हर ऑर्डर का ऑर्डर साइज कितना होगा? 500. 500. बहुत ही अच्छे. आपको एक बात बताइए दैट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज ₹100 नो मैटर व्हाट. अभी आपको एजम्पशंस आगे दी जाएंगे, उसको भी छोड़ दो, जस्ट अभी समझो. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 100. तो 4 ऑर्डर के हिसाब से आप साल में कितने ऑर्डर प्लेस कर रहे हो? इस पॉलिसी के हिसाब से, इस पॉलिसी के अनुसार आप 4 ऑर्डर प्लेस कर रहे हो. हर ऑर्डर पे आपको 100 रुपए का खर्चा आ रहा है. तो टोटल आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है? इट टोटल्स टू हाउ मच? 400 सॉरी 400. राइट. बहुत ही बढ़िया. बट इन केस आपकी ऑर्डरिंग पॉलिसी वाज द सेकंड वन, तो इन सच केस आप कितने ऑर्डर प्लेस कर रहे हो? 2. हर ऑर्डर का आपका खर्चा आता है 100. तो 2 ऑर्डर्स का खर्चा कितना आ गया? 200. 200. तो हुआ क्या? ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये दोनों क्या है? दीज टू आर द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट अंडर 2 डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. जब आपने अपने ऑर्डर साइज को करा क्या? व्हेन यू इंक्रीज योर ऑर्डर साइज. जब आपने अपने ऑर्डर साइज को क्या करा? इंक्रीज. तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हुई? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हुई डिक्रीज. ठीक है सर. बहुत प्रैक्टिकल, बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत आसान. राइट. सबको ये बात समझ आई होपफुली. हाँ जी सर. जल्दी से करेंगे नोट. जस्ट एक सेकंड और. आप लोगों ने क्या अचीव कर ली? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट विच वाज व्हाट? विच वाज डिक्रीजिंग एज यू इंक्रीज द ऑर्डर साइज. ध्यान, ये कंक्लूजन नीचे लिखें. ये कंक्लूजन उल्टा आपने लिख ही लिया ऊपर. नोट करने के बाद सारे थम्स अप. डन तुषार जी? सर मैंने वैसे इसका आंसर ना इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन वाला रूल को समझते हुए अंदाज़ा लगाया था कि ऑर्डरिंग कॉस्ट जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेंगे तो गिरेगी. बट आपने तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं सेमी एनुअल डिमांड और क्वार्टरली डिमांड के बेस पे समझाया, बट वो भी समझ आ गया मेरे को. तुषार जी एक बात कहूँ, का जो लॉजिक है वो बिल्कुल गलत है. कैसे रीजन सर? इसका क्या है? क्योंकि आप अल्टीमेटली तो 1000 यूनिट्स ही ऑर्डर कर रहे हो ना. स्केल ऑफ प्रोडक्शन रिमेन द सेम, 1000 के 1000. बट ऊपर जो लाइन लिखी हुई है ना उस अकॉर्डिंग तो मेरे को यही लग रहा था कि हमारा ऑर्डर साइज ही बढ़ रहा है सीधा. ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ऑर्डरिंग साइज. विद द इंक्रीज इन द ऑर्डर साइज. मतलब ऑर्डर साइज का मतलब क्या होता है? एक जब ऑर्डर प्लेस किया, Lot. एक ऑर्डर का नाम कित ओके ओके एग्जैक्टली ठीक है. परफेक्ट वर्ड लॉट.
बहुत अच्छे भावना जी। क्या वर्ड बोला? लॉट। लॉट। समझ नहीं आया। लॉट्स। हिमांशी, जब एक ग्रुप को हम क्या कहते हैं, लॉट कह देते हैं। जैसे हिमांशी जी, आपने सुना होगा, मतलब सुनोगे एएफएम के अंदर सीए फाइनल, ऐसे पहले एसएफएम होती थी, अब एएफएम होगी, तो स्ट्रेटेजिक से अब एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगी। तो वहां पर एक चीज आती है हमारे पास रिगार्डिंग द डेरिवेटिव्स की मार्केट। वहां पर छोटी छोटी बातें करते हैं, किसके रिगार्डिंग, स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग। उसके बाद कहते हैं सीए वाले आईसीआई, हमने बच्चों को स्टॉक मार्केट सिखा दी, हमने बच्चों को स्टॉक मार्केट सिखा दी, ठीक है ना। उसके अंदर डेरिवेटिव्स की मार्केट के अंदर हम पढ़ते हैं अबाउट डिफरेंट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। उनके अंदर से एक होते हैं फ्यूचर्स। 4 डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हवा के सिर के ऊपर से बातें ये कोई चक्कर नहीं, फाइनल के अंदर नहीं जानी चाहिए। 4 डेरिवेटिव्स होते हैं, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड्स एंड स्वैप्स। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, दे आर एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स। और फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स एंड स्वैप्स होते हैं ओटीसी, ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये जो ईटीसी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, ये हमेशा किसके अंदर होते हैं, दे आर परचेज्ड इन लॉट्स। एक बार मेरे को लास्ट में बताना, मैं आपको क्लास के बाद आपको इस चीज के बारे में दिखाऊंगा, छोटा सा आइडिया दूंगा कैसे लॉट साइज होते हैं। देन सेकंड बात लिखेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह पे लिख देंगे कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट के साथ आप स्लैश करके होल्डिंग कॉस्ट भी लिखोगे। डिक्रीजेस विद अ डिक्रीज, विद द प्रॉपर लिखेंगे विद द डिक्रीज इन द ऑर्डर साइज। वैसे सर जो टर्म्स होती है वो कितना इम्पैक्ट करती है हमारी अंडरस्टैंडिंग को? यहाँ मैं ऑर्डरिंग से ही समझ रहा था कि हम ज़्यादा परचेज करेंगे, बट ऑर्डर उतना है, बट हमने अलग अलग लॉट्स में मंगाया है, तो यहाँ पे फिर एग्जैक्टली वो इकोनॉमिक्स और लास्ट के प्रोडक्शन तो एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। वो एप्लीकेबल होगा ही नहीं। बहुत ही बढ़िया। उल्टा जैसे भी मन में कोई भावना आती है ना, चाहे वो भावना जी क्यों ना हो, क्या बात है, बहुत पीजे था, छोड़ देना, माफ करना। नहीं बनी मन, था बनी। अगर किसी के मन में कोई डाउट आता है, किसी के मन में कोई बात आती है कि उसके साथ कंसेप्ट के साथ रिलेट कर सकते हैं, तो वो मन की बात मन में नहीं रखनी, ठीक है ना। भाई ज्यादा मैं बातें 1 मिनट दिल, में आऊँ? डन डन हिमांशु जी, पॉज करते हैं रिकॉर्डिंग तब तक। तो हमने एक बात की कंक्लूजन निकाली, फर्स्ट पॉइंट हैज बीन कंक्लूडेड, बहुत ही बढ़िया। सेकंड पॉइंट की कंक्लूजन अब ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर होने वाली है बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की बात। यहाँ पर आप लोगों की 100% अटेंशन चाहिए, ठीक है ना। तो क्या हुआ, कैरिंग कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, वी कैलकुलेट कैरिंग कॉस्ट ऑन अ पर यूनिट एंड ऑन अ पर एनम बेसिस साइमल्टेनियसली। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, पर एनम, क्लियर सबको। दो सिचुएशंस थी हमारे पास। फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, हम कर रहे थे 250 यूनिट्स का ऑर्डर और 4 ऑर्डर्स प्लेस कर रहे थे इन द ईयर। बोलो हाँ कि ना। हाँ हाँ जी जी। सर। Yes, sir. एंड दीज 4 ऑर्डर्स वर प्लेस्ड ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। हम्म। हम क्या कर रहे थे, हम क्वार्टरली बेसिस के ऊपर 4 ऑर्डर्स को कर रहे थे प्लेस। डन है सारे, हाँ ना हाँ करते जी रहो सर। बिना मेरे करे, हाँ बार जी। हाँ बार मैं जी। कहूंगा नहीं। बहुत अच्छे। हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्लेसिंग 4 ऑर्डर्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सचिन जी अनम्यूट कर लो, जस्ट 5 मिनट्स के लिए सारे अनम्यूट कर लो, और पेन्स कॉपी सब कुछ डाउन कर लो, किसी ने किसी और तरफ ध्यान नहीं देना। हमने क्या करा, हमने पहला ऑर्डर प्लेस किया। बेसिकली से फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा था, कैरिंग कॉस्ट के बारे में हमने बात करी। सबसे बड़ी कैरिंग कॉस्ट क्या है, इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कैरिंग कॉस्ट, राइट, यस और नो। यस सर। Yes. हाँ जी। जी सर। बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैं ना अभी नीचे देख रहा हूँ, तो मेरे को आपके चेहरे हिलते दिख नहीं रहे, तो आप बोलेंगे मुझसे, ठीक है। बहुत ठीक। बढ़िया। तो कैरिंग कॉस्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। से फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया दैट आप उस प्रकार के लाला जी हो जिसकी ROI इज 10%। आप बिजनेस से 10% पर एनम बेसिस के ऊपर अर्न करते हो। मैंने क्या कहा, 10% अर्न कर रहे हो पर एनम हाँ बेसिस जी। पे अर्न कर। किसी भी बिजनेसमैन के लिए उसकी ROI इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर सबको ये बात। हाँ Yes. जी।
बहुत ही अच्छे। जब हमने 250 के ऑर्डर्स प्लेस किए, से फॉर एग्जांपल पर यूनिट प्राइस वाज 100, प्राइस पर यूनिट वाज 100। अब मेरे को जल्दी से बता दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी निकल के आई जब 10 आपने rupees. फर्स्ट ऑर्डर प्लेस? 25 होता है। कितनी आई? सारे एक बार आंसर करेंगे, चैट बॉक्स में सारे रिप्लाई। 2500। 25,000। तुषार जी कह रहे हैं 2500, हिमांशी जी कह रहे हैं 25,000। कौन कौन हिमांशी जी की सपोर्ट में, कौन कौन तुषार जी की सपोर्ट में? दोस्ती यारी को बीच में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। क्या बात है। सचिन जी, आरजू जी, भावना जी? सर गलत है 10 क्या है. आपका? मैं बताता हूँ। करेक्ट आंसर इज तुषार जी का 2500। 250 into 100 is the investment that you have made in the raw material. इन्वेंट्री खरीदी, 25,000 की कर दी इन्वेस्टमेंट। 25,000 की करी इन्वेस्टमेंट। अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को ना करते तो आप क्या करते? बिजनेस में लगाते, और बिजनेस से आप कितने परसेंट का रिटर्न अर्न करते? 10% का रिटर्न अर्न करते, है ना? अब आप, क्योंकि आपने इन्वेंट्री में करी इन्वेस्टमेंट, आप बिजनेस से 10% का रिटर्न अर्न नहीं कर पा रहे। 10% ऑन 25,000, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 2,500 रुपीज। यस और नो? ओके। Yes, sir. सर जी, बट कैरिंग कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कॉस्ट, तो सॉरी कॉस्ट अकाउंट्स, तो इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के पार्ट मानते हैं या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से अलग मानते हैं? सर ये डिफरेंस ही समझ आया मेरे को, ये तो अलग अलग चीजें अपॉर्चुनिटी होगी ना कॉस्ट दोनों। इज एन एग्जांपल ऑफ कैरिंग कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट बहुत ओके प्रकार ओके, की होती है, ठीक है सर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एन एग्जांपल, वन ऑफ द एग्जांपल। सो देन कैरिंग क्या कॉस्ट हुआ? इज नॉट एग्जैक्टली अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बट बहुत सारी इट इज अ, कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। हाँ, ठीक है हम सर। ये कह सकते हैं। एक लास्ट में आपको एक लाइन लिखाऊंगा, पहले अभी यहाँ पे ध्यान दो तुषार जी, जस्ट एक सेकंड दो मेरे को। ओके सर। ठीक है। देन क्या हुआ? हमने सेकंड ऑर्डर प्लेस किया, एक क्वार्टर पूरा हुआ, हमने सेकंड ऑर्डर प्लेस किया। अब हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी निकल के आई? 2500। बिल्कुल गलत। मैंने ये बता दिया गलत है। मेरे को ठीक आंसर कौन देगा? समझदारी दिखाओ, नेक्स्ट लेवल समझदार हो जाओ। अपने आप को लाला जी समझना स्टार्ट कर दो। 5,000। 5000, 5000। 5,000. 5,000। नहीं, 5,000। बिल्कुल गलत। कोई भी रैंडम फिगर्स को ना मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। ये सेकंड ऑर्डर था, इस करके आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा ना करो। कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। सर वैसे तो 2500 ही होना चाहिए, हम सेकंड क्वार्टर में जितना हम सामान मंगा रहे हैं उसका 10% हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे लगा दिया, तो 2500 ही रहेगा पर एनम। सेकंड क्वार्टर है यार। इससे बड़ा हिंट कुछ नहीं हो सकता। 12500 हिंट सर। क्या? बिल्कुल गलत। ओ सॉरी, 1250, 12500 नहीं। बिल्कुल गलत। 12,50। बिल्कुल गलत बोल दिया सर ने। ये जो हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनकर करी थी फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल द लास्ट डे ऑफ द ईयर, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर हमने ये इनकर करी थी, तो पूरे 12 महीने के लिए हमने इनकर करी। 12/12 हुआ, 12/12 हुआ, कट गया, हमारे पास आंसर सीधा आ गया 25। अब क्या हुआ? हमने 3 क्वार्टर्स तो एलिमिनेट हो गए, तो 12 माइनस 3 अपॉन 12। 775 आ जाएगा इसका आंसर। एग्जैक्टली। बट लॉजिक सबका नहीं समझ आंसर आया, है। ये तो समझ आ गया मेरे को सर, मैच कर गया आंसर मेरा जो भी निकाला जस्ट मैंने, हम्म, बट लॉजिक नहीं हम्म, समझ आया मेरे को इसका सर, क्योंकि हम यहाँ तुषार क्वार्टर जी मेरे वाइज को चल बताओ, रहे हैं या हम ईयरली वाइज चल रहे हैं? मैं समझाता हूँ। 10% वाज पर एनम। हाँ जी आपका हाँ पैसा जी। पहले दिन, जो आपने पहले 25,000 रुपये लगाए, जो आपने पहले 25,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी, दैट वाज इन्वेस्टेड फॉर द होल ईयर, होल डैम ईयर ऑफ 12 मंथ्स। यस और नो? जो सर जी आपने यही पहला बात नहीं पैसा समझ रही लगाया। ना आपने, पहले जस्ट कहा था ये हमारे 4 क्वार्टर्स हैं, एंड जो हम हम्म, इन्वेस्ट करेंगे वो एक पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए करेंगे ना, तो जस्ट मैंने ये मान लिया कि 25,000 इंटू 10% सेम 2500 ही रहेगा नहीं हर नहीं क्वार्टर। तुषार, तुषार जी, हम जब अकाउंट्स बनाते हैं तो हम किसके लिए बनाते हैं? हम वित्तीय वर्ष के लिए बनाते हैं, हम फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाते हैं। तो खाते तो फाइनेंशियल ईयर के लिए बन रहे हैं ना, कॉस्ट अकाउंटिंग है। हाँ जी। ये सर डाउट लास्ट मेरे को भी क्वार्टर लगता तक देखेंगे ना मतलब? है। देखो आरसू जी, हमने
0 डे ऑफ क्वार्टर 1 को इन्वेस्ट किया, मतलब जिस दिन क्वार्टर 1 शुरू हुआ, जैसे से फॉर एग्जांपल जैन टू दिसंबर आपका, समझ ये आ बहुत, गया। ये बात समझ आपको पेपर में नहीं गया कही मैं। जाएगी, ऐसा कभी निकालने को नहीं कहा जाएगा, बट यस आपकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर आपको ये दिमाग लगाना पड़ता है, तो अभी लगा लो। तो क्या हुआ, आपने फर्स्ट डे को लगाया, अगले 12 महीनों के लिए लगाया, देन आपका पहला क्वार्टर गया जैन फेब मार्च, एक आपने क्या किया, 1 अप्रैल को नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करी 25,000 रुपए की। आप कितने टाइम के लिए करी, फॉर द कमिंग 9 months के लिए। 9 मंथ्स के लिए। देन फिर आपका नेक्स्ट क्वार्टर शुरू हुआ, आपने कितने के लिए करी, 6 मंथ्स के लिए। देन आपने करी 3 मंथ्स के लिए। लॉजिक सर मेरे को अब ऐसे समझ आया है कि जो हमने पहले साल में हमने फर्स्ट क्वार्टर में पैसा लगाया था, वो जस्ट मान लो हमारा ईयर की स्टार्टिंग है। तो जो हमने जनवरी एग्जैक्टली, से लेकर दिसंबर तक पे सामान जो हमने होल्ड करा है, उसका पूरे हाँ साल का लगेगा ना। फिर उसके बाद जो एग्जैक्टली, सामान हमने नया लिया उसको 9 महीने के लिए होल्ड करेंगे। तो उस अकॉर्डिंग मेरे को समझ आ गया। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी समझ लगी सबको। हाँ जी सर। ये बहुत नेक्स्ट लेवल की बातें हो रही हैं। हाँ जी सचिन सर। जी, यस। पक्की बात है सचिन जी, आपके वो कंफर्मेशन वाली यस नहीं है? नहीं सर, लगी समझ। सर बहुत बढ़िया। सचिन जी हिमांशी वन जी, टू समझ फाइव लेते हैं। 1250। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है सचिन को अच्छे से समझ नहीं आया। हाँ जी भाई। सचिन भाई, हिमांशी जी समझ आया पक्का? हाँ जी मेरे को स्टार्टिंग में ही आ गया था। बहुत ही क्या बढ़िया, बात है, वो तो ज्यादा इंटेलिजेंट है हिमांशी जी। बहुत इंटेलिजेंट, सिक्स सारे टू इंटेलिजेंट फाइव है यार, बहुत ही अच्छे। तो इन सारों को आपने क्या किया, टोटल आपके पास क्या आ गई, आपकी टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल होल्डिंग कॉस्ट। नोट कर ले सर एक बार इसको। पहले इसको मेरे को कराने दो, उसके बाद आप इसको करना, ठीक है? जस्ट अच्छा, एक हुआ सेकंड नहीं दो। क्या अभी खत्म? नहीं मुझे नहीं, लगा अभी खत्म हुआ हो नहीं। गया। एक बार मेरे को बताओ ये क्या आंसर है, टोटल कितना है, जल्दी से बताएं। 6250। 6250। हाँ मैंने देखो सिक्स दिमाग में टू मेरी फाइव कैलकुलेशन जीरो बहुत बढ़िया। तो क्या हमारा आंसर है, सिक्स टू हाँ जी फाइव जीरो सिक्स ठीक टू है, फाइव जीरो बहुत ही अच्छे। हमारा आंसर कितना है, 6250 रुपीज, 6250 रुपीज सिक्स टू रिप्रेजेंटिंग द फाइव टोटल कैरिंग जीरो कॉस्ट। हाँ जी वंशी, 6250 रिप्रेजेंटिंग द टोटल कैरिंग कॉस्ट और द टोटल होल्डिंग कॉस्ट। जब हमने करा कि हम क्वार्टरली बेसिस के ऊपर इक्वल ऑर्डर्स प्लेस करें, देन याद है हमने एक और स्ट्रेटेजी अपनाई थी जहां पर हम सेमी एनुअल बेसिस के ऊपर इक्वल ऑर्डर्स प्लेस कर रहे थे। भाई मेरी आवाज नहीं आ रही? आ आ रही रही है आ रही। हिमांशु जी? आ रही है। देन सेकंड स्ट्रेटेजी क्या थी हमारे को कि, आ रही है हिमांशु जी? हेलो। उनको नहीं आ रही होगी शायद, हमारी उनकी तरफ से इशू होगा। नहीं नहीं यार, पता हाँ है क्या, जी कई बार हाँ सच्ची जी। में इशू आ जाता है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यार, कोई बुरा ना मानना किसी चीज का, आप बुरा लोगों की मान भी कन्वीनियंस लोगे तो सबसे क्या ऊपर होगा है। हम लोग। नहीं नहीं यार, आप लोगों को जस्ट, आप लोगों से तो प्यार ही बहुत है यार, जस्ट कभी बुरा ना मानना किसी भी बात का, बड़े दिल से कहता हूँ। हाँ भाई अब आ रही है सही से। हाँ जी हाँ जी हिमांशु जी, बुरा ना मानना है, मैंने बड़े प्यार से लिखा था, ठीक है ना? बुरा तो नहीं मानना हिमांशु जी? मैंने बड़े दिल से कई बार चीजें करता हूँ, सामने वाला बंदा कई बार बुरा मान जाता है। नहीं नहीं भाई, तो फिर अरे मैं ठीक है। वो बड़ी देर से 6250 बोल रही थी, आपने सुना नहीं तो मुझे लगा आपको आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं, मेरे को आ रही थी हिमांशु जी, मैंने यस भी कहा था, कोई चक्कर नहीं। तो मेरे को नहीं आई फिर यस। वो इशू कोई हो चक्कर जाता है नहीं ना भाई, नेटवर्क का, तभी तुम्हारी आ रही है और हमें हम्म, आपकी नहीं। हो जाता है कई बार, कोई चक्कर नहीं। तो एक स्ट्रेटेजी थी हमारी ये, जब हम क्या कर रहे थे, क्वार्टरली बेसिस पे ऑर्डर्स प्लेस कर रहे थे। एक स्ट्रेटेजी थी हमारे पास, एक ऑर्डरिंग पॉलिसी रादर ये थी कि जब हम क्या कर रहे थे, सेमी एनुअल बेसिस के ऊपर ऑर्डर्स को प्लेस कर रहे थे। जब हम सेमी एनुअल बेसिस पे ऑर्डर्स को प्लेस कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, वी वर ऑर्डरिंग ट्वाइस अ ईयर एंड वी वर ऑर्डरिंग 500 इन वन लॉट, ठीक है? तो जब हमने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर को प्लेस किया, जब हमने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर को प्लेस किया, हमने लगाए 500 इंटू 100, 500 यूनिट्स इंटू 100 रुपीज पर यूनिट, 50,000 रुपये। उसके ऊपर हमने क्या किया, 10% की कॉस्ट इनकर करी, और फॉर द 12 कमिंग months। 12 मंथ्स। तो क्या फाइव आंसर आ थाउजेंड गया हमारा, 5,000 फाइव। रुपीज। हम्म। दूसरा ट्वेंटी केस फाइव हुआ, हंड्रेड 2500। इंटू 100 इंटू 10%,
पर एनम, तो ये हुआ फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, तो ये हो गया 2500। टोटल कितना हो गया? 7500। 75 7500। This 500 is what? This is the total carrying cost. This is the total holding cost. This is the total carrying cost. This is the total holding cost. अब आप देखो, मेरे को बताओ जल्दी से, पर यूनिट बेसिस के ऊपर यहाँ पर आपको कितनी कॉस्ट इनकर हो रही? 6.25। हाँ जी 6.25 पर यूनिट 6.25 आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया 7.5 6.25। और यहाँ पर आपको इनकर हो रही कितनी? 7.5 पर यूनिट बेसिस 7.5 पे। तो क्या हुआ, जैसे आपका ऑर्डर साइज हुआ राइस, आपका ऑर्डर साइज क्या हुआ? आपका ऑर्डर साइज हुआ राइस। कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज। जो आपकी कैरिंग कॉस्ट थी दैट एक्सपीरियंस्ड राइस। आपकी कैरिंग कॉस्ट भी क्या हुई? राइस। अच्छा सर, आपने समझ तो लगी सब? ये लिखवाया था कि विद डिक्रीज इट डिक्रीजेस इन ऑर्डर साइज, तो मतलब उसका क्या कहते हैं, उल्टा हो जाएगा ना बिल्कुल। हाँ कैरिंग बस कॉस्ट आप ये इंक्रीज इन समझो ना, आप ये समझो कैरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डर साइज का कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट और डायरेक्ट इनवर्स? रिलेशन। डायरेक्ट इनवर्स। डायरेक्ट। भावना जी, कैरिंग हाँ कॉस्ट जी कैरिंग कॉस्ट कैरिंग का तो कॉस्ट डायरेक्ट है सर। डायरेक्ट है, तो यहाँ पर से हाँ आप इसको समझो, इंक्रीज हुआ हम्म, ऑर्डर साइज, कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज हुई। अगर ये डिक्रीज होता, अगर आप उल्टा देखो 500 से 250 की तरफ जा रहे हैं, डिक्रीज इन ऑर्डर साइज। 7.5 से 6.25 की तरफ जा रहे हैं, डिक्रीज हुआ। ठीक है ना? डन है सबको? ये बताओ यार, ये ना हाँ बहुत जी सर। कॉम्प्लिकेशन वाली बात है, ये ना कोई यस समझाता है सर ना कोई कराता है। अगर कराया जा रहा है तो ये बहुत एडवांटेज वाली बात है, बहुत इतनी इन डेप्थ बहुत ईओक्यू कोई ग्रेटफुल नहीं है समझा। सर। नहीं नहीं, ग्रेटफुल ना हो यार, बट यार रिस्पॉन्ड करो यार प्लीज, क्योंकि बहुत मेहनत हाँ, लगती है इसके ऊपर। और कहीं होते तो अब तक हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी शुरू हो गए होते, बट यू आर ग्रेट, पहले समझा रहे हो ताकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन इजी लगे। नहीं तुषार जी, ये बहुत कॉम्प्लिकेशन है। ईओक्यू स्कोरिंग है, 5 नंबर का आपको फिक्स्ड क्वेश्चन दिखता है। कई बार एक टाइम पे तो दौर आ गया था कि ईओक्यू का पक्का 5 नंबर का क्वेश्चन पहला ही दिखता था। सेकंड क्वेश्चन हमेशा ईओक्यू ही दिखता था। 5 नंबर फ्री के कोई भी नहीं, मतलब फिर भी बच्चे गलत करते थे, क्यों करते थे पता ही नहीं। एंड मेरे को यार लास्ट में ना याद भी करा देना यार, मैंने शेयर करना है आपको ये फाइल यार, जो कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना जो होते हैं वो मैं आपको शेयर भी करने हैं यार। बट सर जस्ट इसका सर, टाइमिंग क्या है? एक क्या कह रहे हैं सचिन जी? सर एक साल इसका 10 नंबर का क्वेश्चन भी आया था, पता नहीं डिस्काउंट वाला आ गया था उसमें। ईओक्यू का हाँ 2018 के बाद आया था शायद। यस सर। एक बार सचिन जी शेयर करना, वो क्वेश्चन ही बहुत कैंड था। हाँ याद आ गया यार, असाइनमेंट में है शायद। मैं कर दूंगा सर। क्या बात है सचिन जी, पहले से ही लगे हैं पूरी तैयारी करने, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छी बात है सचिन जी, हाँ ऐसे ही जस्ट लगे सर रहो मैं ये मेहनत। कह रहा था, वो जो क्वेश्चन है ना एक बार करवा देना, जो उसका था ना, कौशिक कह रहा हूँ, वो मैं करवाऊंगा एचबीएल वाला। टोटल कॉस्टिंग वाला, कॉस्ट पर यूनिट वाला। हाँ जी हाँ जी, वो तो कराऊँ। सचिन जी हमारे साथ हैं, इकट्ठे मिलकर सचिन जी सॉल्व करेंगे, राइट? यस सर। सचिन भाई साथ देना मेरा। हाँ सर, ये 10% जो इसमें है ये हमारी कैरिंग कॉस्ट है ना सर? ये हमारी कैरिंग कॉस्ट है। ठीक है सर, सही मार्क किया मैंने। बहुत अच्छी। और कैरिंग कॉस्ट को मैंने आपको समझाने के लिए कह दिया, कैरिंग कॉस्ट इज, और तुषार जी आपके लिए ये लाइन लिख दो, ऑल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कैरिंग कॉस्ट, ऑल कैरिंग कॉस्ट इज नॉट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब अगर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शब्द सुनने को मिले तो दैट मीन्स इट इज व्हाट, इट इज कैरिंग कॉस्ट। बट अगर आपको कैरिंग कॉस्ट शब्द सुनने को मिले, इट इज नॉट ऑलवेज अपॉर्चुनिटी एंड कॉस्ट, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस बहुत सारी और भी कॉस्ट इन्वॉल्व हो सकती हाँ हैं। जी हाँ जी हाँ जी। होपफुली आपको क्लियर हुआ। बिल्कुल सर। ये वाला मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
पीडीएफ फॉर्म में शेयर करूँ या फिर इमेज फॉर्म में? ये सिंगल पेज है सर? अभी के लिए ये सिंगल पेज शेयर करूँ? मेरे को बता दो जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, अपने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं ना अपने। वैसे सर ये दोनों चीज़ें नोटेड ही है। आप एक काम करना, ये जो आप अपनी ओवरऑल पीडीएफ बनाते हो ना कॉस्ट की, उसमें ऐड कर देना ये पेजेस, जस्ट ये उसके मैं टॉपिक के हैंड बाद रिटन में। नोट्स आपको अलग से कर दूंगा। हाँ ऐसे कर लेना, या तो एंड में एग्रीगेट करके सारे हैंड रिटन नोट्स एक साथ दे ही देना, क्योंकि नोटिंग पार्ट ना भी चल ही रहा है। इनको जस्ट हम लास्ट में रेफर कर लेंगे, क्योंकि इसमें हाईलाइटेड है ना हर चीज़। अब नोट्स में बट एक चीज़ें बार भरी मैं ये होती है वाला तो। शेयर अभी कर, पहले ये वाला मैं आपको ओके शेयर करता हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस में से एक है। मैं आपको दोनों फॉर्मेट में शेयर कर देता हूँ। ओके सर। इस इमेज को आप लोग सारे क्या करेंगे, स्टार करके रखेंगे। इस मैसेज को स्टार करके रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होपफुली सबकी नोटिंग हुई। एंड फाइनली हम अपने थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जाते हैं। थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हमने क्या निकालनी, वी आर देयर टू कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। वी आर देयर टू कैलकुलेट व्हाट, वी आर देयर टू कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो वी नीड टू फाइंड अ लेवल at which हमारी कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट आर मिनिमम। हमारी दोनों कॉस्ट क्या है, मिनिमम एंड आर इक्वल। लो सचिन जी, डन। एंड आर इक्वल दोनों कंडीशन या ये खाली इनमें से कोई एक? नहीं, मतलब मैं जैसे आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे को ईओक्यू के क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। तो हमारा एट ईओक्यू क्या होता है, हमारी जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इट इक्वेट्स विद टोटल कैरिंग कॉस्ट और टोटल होल्डिंग कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। लास्ट वाला पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पुट हैंडी हैंड इन फ्रंट ऑफ इट एवरीवन। Important. ये वाला पेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है, मेरी तरफ से बुकमार्क हो गया। आप लोग इसको फोल्ड कर दें। अगर आप अपने आईसीए के मॉड्यूल में जाओगे तो वहां पर आपको इसके रिलेटेड एक ग्राफ चार्ट दिखेगा, ग्राफ पेज सा जो भी कहते हैं, ऐसा सा दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, करें। हाँ जी सर। तो जल्दी से मेरे को बताएंगे जो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी, कहाँ चला गया फिर, जो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी वो क्या होगी, इट विल बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन और इट वुड बी अ अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। डाउनवर्ड। सचिन जी कह रहे हैं डाउनवर्ड, बाकी सारे कुछ नहीं कह रहे हैं। जल्दी बोलेंगे क्या हो गया। डिपेंड करेगा ना सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ रही है या कम हो रही है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। से फॉर एग्जांपल जी, एग्जांपल जी कह रहा, से फॉर एग्जांपल तुषार जी, एक सेकंड यार, ये थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, एक सेकंड। से फॉर एग्जांपल तुषार जी, सिचुएशन है कुछ ऐसी। जो हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है, एक्स एक्सिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वांटिटी, वाई एक्सिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारी बात हो रही है रिगार्डिंग द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट। हमारे को ये बात लगी, हमारे को ये बात पता लगी कि जो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है इट इज फॉलिंग विद द इंक्रीज इन द, ऑर्डरिंग साइज। बहुत अच्छे, ऑर्डरिंग साइज। जैसे हम क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर पर यूनिट क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या कर रही है, फॉल। ठीक है ना, जितना थोड़ा ऑर्डर उतनी ज्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट, जितना कम ऑर्डर उतनी कम ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ये क्या हुई, डाउनवर्ड स्लोपिंग हुई, डिपेंड नहीं करेगा, इट विल बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन। एंड देन यहाँ पर अगर हम बात करें
तो यहाँ पर हमारी कैसी होगी, जो हमारी कैरिंग कॉस्ट होगी इट विल बी अ अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, ठीक है ना। होपफुली सबको ये बात याद है। एक बार सर ग्राफ दिखाना दोबारा सर। सर जी Next. लेफ्ट कर गए हैं, उनका इंटरनेट इशू होगा आई गेस। Sachin ji, can you make me the host, please? तो छोटा सा हमारा इश्यू है। लास्ट हमने बात करी थी क्या? लास्ट हमने बात करी थी अबाउट दिस, वी टॉक्ड अबाउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और वहां पर हमने बात करी दैट टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, वो होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग। टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, इट इज अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है ना। जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, दैट टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का क्या होता है, वो इनवर्स डिक्रीज होती है रिलेशनशिप। विद इंक्रीज इन क्वांटिटी। Basically it has an inverse relationship with the order ऑर्डरिंग size, and total carrying cost has a direct relationship with the ऑर्डरिंग ordering size, ठीक है ना। तो ये इसका मेजर रीजन होता है जो आपको पता होना चाहिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज। हमने क्या कहा, हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कब अचीव होती है, व्हेन द टोटल कैरिंग एंड द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट दे आर सेम, व्हेन दे इक्वेट ईच अदर, एंड व्हेन दे इक्वेट ईच अदर इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। तो इसके सामने वाली जो हमारी क्वांटिटी होगी, इसके सामने वाली जो हमारी क्वांटिटी होगी, दिस इज ईओक्यू। बहुत ही अच्छे से जी, दिस इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एंड इसके सामने वाली ये जो हमारी कॉस्ट होगी, दिस विल बी द लोएस्ट। लोएस्ट कॉस्ट विद द लोएस्ट क्वांटिटी। लोएस्ट कॉस्ट एट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दिस इज द परफेक्ट वर्डिंग, दिस इज द परफेक्ट कोटेशन। एक बार जल्दी से सारे इसको ड्रॉ कर देंगे।
अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सही है ग्राफ वैसे सर ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत आईसीआई में तो इंपॉर्टेंट नहीं है। होगा ना सर ऐसा ग्राफ आईसीआई मॉड्यूल के आईसीआई के मॉड्यूल के अंदर है, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ऑन द फेस ऑफ इट बच्चों को नहीं समझ आता। नहीं तो फिर बहुत सिंपल है ना उस अकॉर्डिंग काफी सही है ये हाँ, ये उल्टा सिंप्लीफाइड फॉर्म है। हम्म, एक बार इसको जल्दी से सारे ड्रॉ कर देंगे और एक बार मेरे को कंफर्मेशन दे देंगे बोल के अनम्यूट करके, क्योंकि अभी लैपटॉप मेरा वर्क नहीं कर रहा, तो फॉर दैट रीजन। कॉस्ट ईओक्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट शायद एक बार क्लास बीच में दोबारा रुकेगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आज के लिए। हाँ, थोड़े से ज्यादा इश्यूज हैं, जैसे एक बार सर जिस ऐप का वजह से काम उस करवाओ तो। अकॉर्डिंग ना वो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा मैं एक बार सचिन जी के क्या कहते हैं जो उन्होंने सॉल्यूशन भेजा उसे रेफर करके खुद ट्राई करूंगा अगर नहीं निकला हाँ, तो आप मेरे को कल बता देना श्योर थिंग तुषार जी। सर डन। जस्ट एक सेकंड दो आरजू जी। मुझे भी एक सेकंड दो मैं एक चीज लिखी नहीं चले आगे करें शुरू। हाँ जी हो गया सर हाँ जी सर। बहुत ही अच्छी। Yes. देन आती है हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अबाउट द वेरियस assumptions that were taken by the EOQ model। EOQ model given by Witzman, ठीक है ना। तो एक बार के लिए assumptions को एक बार जल्दी से करेंगे रीड। तो फर्स्ट assumption इज, एक बार कोई रीड करेगा प्लीज। ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट सॉरी पूरा पढ़ना है ना सर हाँ ऑर्डरिंग जी, हाँ जी। कॉस्ट पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आर नॉन एंड दे आर ऑलवेज फिक्स्ड तो क्या कहा इन्होंने, हम क्या assumption लेके चलते हैं कि हमारे को पहले से ही पता है कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी, हमारी कैरिंग कॉस्ट क्या होगी, और वो क्या रहेंगी फिक्स्ड, नो मैटर व्हाट। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन यहाँ पर क्या नहीं करेंगी, अप्लाई नहीं करेंगी। जितना बड़ा ऑर्डर उतनी ज्यादा, मतलब जितना ऑर्डर का साइज हमारा बड़ा हो गया नहीं मैटर करता। एक ऑर्डर, दो ऑर्डर, उससे हमारी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट डिटरमिन हो रही है, ठीक है ना। बहुत अनरियलिस्टिक सी चीज है अगर आपको रियलाइज हो। हमारे को 500 रुपए का 500 रुपए का ऑर्डर साइज प्लेस करने के लिए भी हमारे को 100 रुपए का खर्चा आ रहा था। उसका आधा ऑर्डर साइज प्लेस करने का भी हमारा खर्चा 100 रुपए ही था। ऐसा रियल लाइफ में होता है? No, sir. कभी भी नहीं होता। ना ही ये चीज एप्लीकेबल होती है, ना ही ये चीज हाँ जी। रेलिवेंट होती है। बहुत ही बढ़िया। तो वी कैन तो से ये दिस इज बहुत इलॉजिकल जो हमने समझा है नहीं, अल्टीमेटली तो इलॉजिकल नहीं कहेंगे, बट एक लेवल के ऊपर आके जब भी हमारे कोई भी मॉडल आते हैं, प्रिंसिपल आते हैं, तो assumptions तो होती हैं उनके साथ। हाँ जी। इलॉजिकल नहीं कह सकते उसके बेसिस। एक अगर सर और कुछ मैं एग्जांपल लेता हूँ अभी जैसे यहाँ पे 1000 ऑर्डर थे उसको हमने जस्ट सेमी एनुअली और क्वार्टरली के बेस पर हमने चेक किया बट हम्म, अगर यहाँ पे हम 1000 यूनिट्स के बजाय 1500 यूनिट्स ऑर्डर करते हैं तो उस केस में हाँ तो इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एप्लीकेबल होता ना हाँ जी, अगर आप 1000 से 1500 यूनिट्स की तरफ शिफ्ट करते तब हाँ बस एनुअल उसमें वही डिमांड तो डाउट था चेंज होनी नहीं ना। एनुअल डिमांड तो चेंज होनी ही नहीं, ठीक है ना। यही लॉजिकल सेकंड है पॉइंट कह रहा है। एंटिसिपेटेड यूसेज ऑफ मटेरियल मटेरियल is units is known, basically A is what A is fixed, फिक्स्ड। and cost per unit of the material is constant and is known as well। basically यहाँ पर बात हुई that economies of large scale production apply नहीं हो रही। economies of large scale production भी नहीं वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर, बेसिकली ये कहेंगे कि सीजनल फैक्टर्स या कोई भी एनी फैक्टर अफेक्टिंग द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या होगा, दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो ये assumptions आपको क्या होनी चाहिए, अब पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए?
बिकॉज ऑफ द वन नोट किया सर। कैंट चीज MCQ, हम्म मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नोट कर लेना सर इसको। अब नोट कर लो जल्दी से, सिंपली शॉर्ट शॉर्ट लिखो। TOC and TCC/THC is what it is, not changing, प्लस नोन। नोट्स अपने बनाया करो, शॉर्ट में बनाया करो, ठीक है ना। A is what not changing, कॉस्ट पर यूनिट क्या है, नॉट चेंजिंग, राइट। नोट्स अपने शॉर्ट में बनाया करो, मार्किंग अपनी प्रॉपर किया करो। ये मॉड्यूल की मार्किंग ऐसी होनी चाहिए, ये रात लिखा ही रहने देता हूँ मैं। और जैसी हो जाए एक बार जल्दी से मेरे को कंफर्मेशन देंगे। कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट कैसे रहेगा सर? मतलब कि जितने भी आप यूनिट्स मंगाओ, आप 4 महीने के बाद ऑर्डर प्लेस करो, 4 महीने के बाद भी आपको वो ऑर्डर 100 रुपये के ऊपर मिलेगा पूरे साल में। 6 महीने के बाद ऑर्डर करो तब भी वो 100 रुपये के ऊपर ही मिलेगा आपको। मतलब जैसे आपने अपने ऑर्डर साइज को चेंज किया, एक बार में पहले आप 250 ऑर्डर कर रहे थे, एक बार में अब आप 500 ऑर्डर कर रहे हो। ये सर एक ईओक्यू बार में आप, की वो है ना एजम्पशन। हाँ जी हाँ जी, वैसे तो इन्फ्लेशन भी आ ही जाएगा बीच में। वही तो बात कही मैंने कि द फैक्टर्स, own factors affecting the own price of the commodity, they are not what, they are not changing। ठीक है ना तुषार जी, सबको क्लियर है? एक बार कंफर्मेशन देंगे जल्दी से। हाँ जी यस यस बहुत ही सर। हिमांशी जी का सैचुरेशन पॉइंट टच हो गया। हिमांशी जी ने कह दिया मैं और नहीं लगा पाऊंगी, मेरे से फोन है। बहुत बढ़िया। आप लोगों से हो पा रहा है, मतलब समझ आ रहा है? हाँ हाँ जी जी सर। किसी के सैचुरेशन पॉइंट तो नहीं टच हुआ? भूख पॉइंट टच हो गया है, सैचुरेशन पॉइंट नहीं हुआ। कौन सा पॉइंट हो गया टच तुषार जी? हंगर पॉइंट, भूख पॉइंट। क्या बात है। जस्ट थोड़ी सी और वेट करो यार, पता है क्या, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट लास्ट के 2 टॉपिक रहेंगे, बस उसके बाद हम खत्म करेंगे, राइट। एक बेसिक क्लैरिटी आप लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि अभी फ्लो बना हुआ है दोबारा से, नहीं तो ईओक्यू को शुरुआत करनी पड़ेगी। सही बात। अभी अंत के नेड़े हैं, तो वो कर दें। तो अब ईओक्यू के अंत की शुरुआत जब हम कर रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं बात रिगार्डिंग द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करें तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर, नोट कर देने के साथ साथ टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डर कॉस्ट बराबर। पर ऑर्डर। बहुत ही बढ़िया। तो सचिन जी, इसके साथ आप लिख दोगे क्या, बड़ा बड़ा ओ, क्योंकि इसका नॉमेनक्लेचर इज ओ। आरजू जी इज देयर? यस सर। बहुत ही बढ़िया आरजू जी, आप भी रिस्पॉन्ड करते रहा करो यार। हाँ जी। क्या बात है, जो सोचते सर हैं आरजू आपको जी यही बोलते लगा ना नहीं है। पक्का मैं सो तो नहीं गई? मेरे को कसम से यही लगा यार, जिनको लगता है आरजू जी बात नहीं करते तो वो लोग गलत हैं। मेरे साथ आरजू जी की बहुत बात होती है ना। क्या बात है, अच्छे लोगों से होती है ना सर फिर। क्या बात है। इनडायरेक्टली आरजू जी ने आप सबको गंदा बंदा कह दिया, मेरे को मैं इतनी यही खुशी बोलने हो वाला रही था। मैंने किसी को नहीं कहा सर। है। कोई बात आप नहीं कह रहे हो आरजू एंटी जी, आप। कंट्रोवर्सी करते हुए, जैसे शुरू से करते हैं यूट्यूब पे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट नीचे पॉइंट लिख देंगे एट ईओक्यू टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय द ईओक्यू। इससे क्या निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर। ऑर्डर्स। इसको आप लिखो, इसको बॉक्स में पुट करो और देन लिख दो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर, राइट। उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे अगेन विद ओ, ओ मीनिंग द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। तो जस्ट छोटी सी एक बात थी, सबको पता होनी चाहिए। चलें आगे।
यस सर। बहुत ही अच्छा, अच्छा। बेसिकली सर ये ए डिवाइड बाय ईओक्यू ये होएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक, टोटल नंबर मैं ऑफ ना ऑर्डर्स कंफ्यूज हो प्लेस्ड गया इन था, इंडिया। आपने यहाँ पे टीओसी लिखा फिर आप कह रहे हो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है। ठीक नहीं है नहीं, सर, एट और ईओक्यू हम ऐसे निकालते हैं, आगे जाके हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब बेटर क्लैरिटी आएगी। अभी के लिए कंसेप्ट क्लैरिटी लो। देन आती बात हमारे पास रिगार्डिंग द टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट को हम कैसे निकालते हैं, आइए एक बार इसका फॉर्मूला देखते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सचिन जी, एक बार रिपीट करोगे, क्या कह रहे हो? EOQ डिवाइड बाय 2 into carrying cost per unit per annum. 1/2 इंटू ईओक्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट Carrying cost पर यूनिट per unit per पर। ठीक है ना, बहुत ही हाँ बढ़िया। जी। सचिन जी आपने यही बोला था होपफुली। Yes sir, EOQ डिवाइड बाय 2 का था। बहुत अच्छे, ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2। ओके, मेरे को पहले थोड़ी सी आवाज आपकी वो आ रही थी, फटफट की आ रही थी, अब क्लियर है, बहुत अच्छे। तो क्या हुआ यहाँ पर, हमने क्या करा, ईओक्यू को मल्टीप्लाई कर दिया विद द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनएम के साथ, और हमने लिया क्या, एवरेज। ईओक्यू क्या है, ईओक्यू इज द नंबर ऑफ यूनिट्स, याद है ये बात? हाँ जी सर। हाँ जी। एंड 1/2 इंटू ईओक्यू इज व्हाट, इट इज द, बता सकता कोई? Opening plus closing divide by 2. नहीं 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 सचिन जी, बेसिकली दिस इज व्हाट, इट इज द एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज। Yes. मैं वर्डिंग पूछ रहा था, बिल्कुल बोला ठीक है आपने सचिन जी, बट एक बार के लिए मैं ये वर्डिंग सुनना चाहता था, ठीक है ना? तो बहुत ही बढ़िया। 1/2 इंटू ईओक्यू इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, इट इज रिप्रेजेंटिंग द एवरेज इन्वेंट्री लेवल। तो हुआ देखो क्या, जब हम बात करते हैं कैरिंग कॉस्ट की, व्हेन वी से दैट वी आर कैरिंग द इन्वेंट्री, हम कितनी इन्वेंट्री होल्ड कर रहे हैं, इसका दूसरा नाम है इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। तो जैसे ही हमने बिजनेस करा शुरू, ध्यान से देखना, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़ी है। मॉड्यूल के अंदर सेम बात नहीं बट कॉम्प्लिकेशंस के साथ दी हुई है। मॉड्यूल माड़ा नहीं, आईसीआई माड़ा है। क्या सही बात है। बात। तो एक बार के लिए इसको देंगे अंडरस्टैंडिंग। जैसे ही आपने क्या करा, बिजनेस शुरू किया, आपने एक लेवल लिया, लेवल ऑफ इन्वेंट्री लिया। दिस लेवल ऑफ इन्वेंट्री इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है ना? आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कंज्यूम करना शुरू किया 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 किया, एक लेवल के ऊपर आप गिर गए। जैसे ही इस लेवल पे आप गिरे, जैसे ही इस लेवल के ऊपर आपकी इन्वेंट्री आके गिरी, आप नहीं गिरे मतलब आपकी इन्वेंट्री आके गिरी, आपने क्या कर दिया, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ऑर्डर कितने का प्लेस किया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। दिस लेवल का नाम क्या, कोई बता सकता है? आरओएल। बहुत ही बढ़िया, दिस इज द लेवल व्हाट वी कॉल एज ROL। बहुत ही अच्छे। देन ROL पे हम क्या करते हैं, ROL पे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, हम मतलब छोटू। ROL पे छोटू ने ऑर्डर प्लेस किया, और छोटू को ऑर्डर थे, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थी दैट जैसे ही ROL टच हो, छोटू भाई आप क्या करोगे, आप EOQ ऑर्डर कर दो। देन फिर दोबारा से कंज्यूम हुआ हुआ हुआ, ठीक है, होके दोबारा ROL हो गया। देन आपने फिर दोबारा ऑर्डर प्लेस कर दिया EOQ का। ये साइकिल क्या थी, ये साइकिल चलती रही ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना? ये ठीक। साइकिल क्या होती रही, ड्यूरिंग द ईयर चलती रही। अगर हम कहें कि हम EOQ लेंगे तो ये गलत बात है, अगर हम कहें हम ROL लेंगे तो ये गलत बात है। सबसे सही बात क्या है, इनके बीच का लेवल, एंड इनके बीच का लेवल इज द एवरेज का लेवल, ठीक है ना? तो इसलिए हम हाँ, क्या करते हैं, EOQ का कर देते हैं एवरेज, वी टेक द एवरेज ऑफ EOQ, अब आ गया समझिए सर। ठीक है ना? क्लैरिटी होनी चाहिए। हर फॉर्मूला की कुछ ना कुछ डेरिवेशन होती है विद सर्टेन एक्सेप्शंस, जहां पर EOQ की क्या डेरिवेशन होगी, EOQ के अंदर एक बंदे ने दिमाग लगाया, उसने ये मैथमेटिकली फॉर्मूला डिराइव किया, तो हमारे पास ये चीज है। सिमिलरली ये जो हमारे पास आया, दिस इज द आंसर, आंसर टू द टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट ने कैसे निकलेगी, EOQ को करेंगे डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई कर देंगे विद कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन, द फिगर दैट विल बी अचीविंग इज द व्हाट, दैट इज द टोटल कैरिंग कॉस्ट। डन है? कॉस्ट। हाँ हाँ Yes जी sir. सर, हो गया। यस जस्ट सर एक चीज डन। और पूछनी थी। हाँ आपने जी बताया दिखा दिया। ईओक्यू हमारा मिनिमम ऑर्डर रहेगा जो हमने करना ही प्लेस है, ठीक है। एंड उसको अगर हम मिनिमम, एनुअल डिमांड, हाँ जी क्या कह चलो रहे एक हो? बार मान लेते हैं, मिनिमम मिनिमम मान लेते हैं, एक बार आपकी वर्डिंग नहीं, को वो तो समझते हैं। हाँ बेसिक जी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कह रहे हो ना, वैसे तो वो हाँ मतलब जी हाँ जी हाँ आपने जी, बताया फिर था ठीक है, शायद इसका मतलब होता है। मतलब मोस्ट इकोनॉमिकल। हाँ, मोस्ट इकोनॉमिकल रहे। हाँ जी बहुत अच्छे। हाँ, तो आपने जस्ट इसमें बताया कि ईओक्यू हमारा वही रहता है कि इतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स है जिससे हमारी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों कम रहे। ईओक्यू समझ आ गया। हाँ जी बट इसको हम एनुअल डिमांड से डिवाइड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकाल सकते हैं? ये थोड़ा लॉजिक में समझ नहीं तुषार, आया इसका। तुषार जी
EOQ हमारे को क्या देता है? EOQ gives us the order size. हम्म EOQ gives us ऑर्डर the वन। order size. हाँ जी, हाँ जी। से फॉर एग्जांपल आपकी एनुअल डिमांड थी बस 10,000, आपको मैंने कह दिया 10,000 दैट जब भी आप एक ऑर्डर प्लेस करोगे आप 1000 यूनिट मंगाओगे। आप हाँ एक ऑर्डर प्लेस करोगे आप 1000 यूनिट मंगाओगे। आप मेरे को हाँ बताओ जी, आप साल में कितने ऑर्डर मंगाओगे, कितने ऑर्डर प्लेस करोगे? 10% करेंगे इसके। तुषार जी मैं दोबारा पूछता हूँ आपसे, हाँ जी, मैंने आपको कहा दैट आपको साल के अंदर 10,000 यूनिट्स की डिमांड आ रही है, हाँ डन जी, है? हाँ जी। मैंने आपको कहा अगर आप एक ऑर्डर प्लेस करोगे यू विल बी ऑर्डरिंग 1000 यूनिट्स। अब साल में ओके, कितने ओके। ऑर्डर प्लेस करोगे? हाँ, 10 ऑर्डर हो जाएंगे। 10 ऑर्डर। कैसे? 10,000 बस को जब आपने 10,000 1000 से डिवाइड बाय डिवाइड कर 1000। तो A डिवाइडेड बाय EOQ, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स रिसीव हो गए। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो शायद एक बार के लिए इलस्ट्रेशन ट्राई करना सबसे पहले वाली फॉर द EOQ, उससे आपको थोड़ी बेटर क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है ना? उससे आपको एक बेसिक क्लैरिटी मिलेगी अबाउट EOQ। अभी थोड़ा सा भड़कना ना उस क्वेश्चन को देख के रिगार्डिंग कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाल दी, ये कैसे कर दिया। जस्ट एक बार उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स वाला पॉइंट देखना। अभी अगर आप देखना चाहते हो तो अभी आपके साथ देख लेंगे, बट आपको बुक की नीड आई है तो बुक के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो जैसे भी आप कहोगे वैसे हम कर लेंगे। जस्ट मैं तो रज गया पूरा, मैंने खा लिया जो खाना था। क्या बात है। तो ये तो हमारी वैसे बेसिक आज का इंडस्ट्री, कॉन्सेप्ट हो गया पूरा सर? इसके आज का बाद कॉन्सेप्ट EOQ का डन। आज EOQ तक करना था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे वो अलग बात है, वो बाद में कर लेंगे, टेंशन नहीं। हाँ, हाँ। आज के लिए मेजरली हमारा टॉपिक जो था वो कवर हो गया। सबको समझ आया? हाँ जो जी कॉस्ट सर। पर यूनिट वाला क्वेश्चन था वो मैं खुद Yes. ट्राई कर लूंगा, डाउट रहा तो मैं आपसे आते ही पूछ लूंगा एक बार। श्योर थी, बहुत अच्छी। बाकी किसी को कोई कष्ट पीड़ा दुख परेशानी? सर मैंने कल क्या आपको ना बात, एक क्वेश्चन भेजा था, उसकी प्रेजेंटेशन देख के बताना आप मुझे कि वैसे कर सकते हैं। मैं अभी देख लेता हूँ वही मैसेजेस। क्या हाल है आरजू जी? 19 मैसेजेस, कोई मेरे से भड़का हुआ है आज। आज नहीं मैं बचता। सर मतलब अरे आपको आप भी शर्म नहीं आई? अब मैंने पता नहीं क्या कर दिया यार। वैसे सर आप कैमरा बंद रखते हो क्लास के टाइम पे, बट ये देखा जाए जिस हिसाब से उस टाइम पे जियो चलता है आपका वहाँ पे, उस अकॉर्डिंग ठीक है, क्योंकि कैमरा ऑन रखोगे तो आपको इंटरनेट भागेगा ही और आपकी आवाज़ भी नहीं आएगी। तो यार कैमरा पता क्या मतलब बात जब समझा रहे हो बंद ही रखा करो। नहीं, आपकी शक्ल अच्छी है वो नहीं कह रहा मैं, जस्ट कह रहा हूँ